पहले एपिसोड में हम जम्मू से पहलगाम पहुंचे थे। इस एपिसोड 2 में पहलगाम से आगे अमरनाथ की ओर यात्रा शुरू करेंगे। देखेंगे कि रास्ते में कौन से स्थान आएंगे, कहां रुकें, क्या सामान लेकर जाएं, एक्स्ट्रा सामान कहां रखें, खाने की क्या व्यवस्था है, घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर कहां से कितने रुपए में मिलते हैं, रजिस्ट्रेशन, परमिट और RFID कार्ड कैसे बनते हैं, यात्रा में कुल कितना खर्चा होगा, क्या सावधानी बरतें जिससे यात्रा के बाद घर सुरक्षित वापस लौटकर हम आ सकें। जी हाँ, अमरनाथ यात्रा काफ़ी कठिन है, जिसमें थोड़ी सी भी लापरवाही आपके जीवन को खतरे में डाल सकती है। कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है, तो उससे कैसे बचना है, क्या सावधानी रखें, सब कुछ बताएंगे। इसके अलावा इस एपिसोड 2 में और भी ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जिसके बारे में शायद आप पहले से ना जानते हों। 2024 या आगे भी जब कभी आप अमरनाथ यात्रा पर जाने की योजना बनाएंगे या फिर जाएंगे, तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये वीडियो उनके लिए है जो यात्रा से जुड़ी बिल्कुल कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं, इसलिए वीडियो लंबी हो गई। तो चलें, यात्रा की शुरुआत पहलगाम से करते हैं। अगर आप जम्मू के भगवती नगर से कॉन्वॉय के साथ आ रहे हैं तो पहलगाम में यहीं तक बसें आती हैं। अपनी खुद की कार या अन्य वाहनों से भी आएंगे तो भी वो यहाँ से आगे नहीं जाने दिए जाएंगे। सब पास में बनी पार्किंग में ही खड़े कर दिए जाते हैं। इससे आगे सभी श्रद्धालुओं को पैदल ही जाना होगा। बाद में यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे से जो है चंदनवाड़ी जाने के लिए टैक्सियाँ मिल जाती हैं। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से 200 मीटर पहले चेक पोस्ट बनी है, जहाँ पर आपकी और आपके सामान की चेकिंग होती है। RFID कार्ड भी यहीं पर एक मशीन पर टच करने से स्कैन होता है, जिससे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। बिना RFID कार्ड के यहाँ से आगे नहीं जा सकते, इसलिए अगर ये कार्ड नहीं है तो फिर बनवा लीजिए जम्मू रेलवे स्टेशन पर या फिर यहीं पहलगाम पर। और अगर बालटाल से आ रहे हैं तो बालटाल के बेस कैंप पर भी बन जाता है। एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो श्रीनगर एयरपोर्ट भी ये सुविधा उपलब्ध है। चेकिंग के बाद पहुँचते हैं यहाँ नुनवान बेस कैंप पर, जो अमरनाथ यात्रा का सबसे पहला पड़ाव है। पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू करने वाले यात्री सबसे पहले यहीं आकर रुकते हैं। यहाँ से अमरनाथ गुफा 48 किलोमीटर है। नुनवान टेंट कॉलोनी में अगर रुकना है तो फोल्डिंग जो ऊपर सोने वाला है वो 375 रुपये प्रति व्यक्ति, और नीचे गद्दा बिछाकर लेटना चाहते हैं तो उसके लगेंगे 300 रुपये। हम 6 व्यक्तियों ने ये टेंट लिया था। बैठकर यात्रा की प्लानिंग बना रहे थे कि कल सुबह कैसे करना है। बेस कैंप में जो है छोटा सा बाज़ार भी है, जहाँ पर आपकी ज़रूरत का काफ़ी कुछ सामान मिल जाता है। क्योंकि यात्रा में काफ़ी ठंड हो जाती है तो गर्म कपड़े ज़रूर साथ लेकर आएँ। साथ ही अच्छे क्वालिटी के जूते भी रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि लंबी यात्रा है और चलना आपको पैरों से ही है, तो जो है कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए पैरों को, तो जूते अच्छे लेकर आएँ। यात्रा करते समय साथ में कम से कम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान हो केवल वहीं लेकर चलें। काफ़ी चढ़ाई चढ़नी होती है, सामान ज़्यादा होगा तो चलने में बहुत दिक्कत होगी। इससे बचने के 2 ही उपाय हैं। एक, या तो पिट्ठू कर लीजिए जिसमें कि एक व्यक्ति आपका सामान उठाकर चलता है। दूसरा उपाय है पहलगाम के क्लॉक रूम में सामान रख दीजिए। एक दिन के शायद 50 रुपये लगते होंगे। अगर तबीयत ठीक ना लग रही हो तो यहाँ बने हेल्थ सेंटर में दिखा लीजिए। सिर दर्द, बुखार, सर्दी, जुकाम, उल्टी, पेट खराब जैसी कुछ अन्य बीमारियों की दवाएं हमेशा साथ रखें, पता नहीं कब क्या हो जाए। पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक जो हमें रास्ता फॉलो करना है वो ये वाला है। इन सब स्थानों से हम होकर गुजरेंगे। जैसे जैसे स्थान आते जाएंगे वैसे वैसे उनके बारे में जानकारी आती रहेगी। पास में काफ़ी सारे भंडारे लगे हैं। ये भंडारे पूरी तरह से बिल्कुल फ्री हैं। खाने में आपको जो है 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। चलिए अब खाकर सोते हैं, सुबह जल्दी भी तो उठना है ना। सुबह हम करीब 2:30 बजे उठ गए थे। फ्रेश होकर नहाने चले गए। नहाने के लिए 50 रुपये में गर्म पानी की 1 बाल्टी मिल जाती है। स्नान के बाद हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया। सुबह 3 बजे भी भंडारे में ये सब कुछ खाने को मिल जाता है। सोचो ये सब खाना बनाने के लिए कितनी सुबह उठते होंगे लंगर वाले, और सब आपके लिए खाना तैयार करके देते हैं। तो इन लंगर वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। खाने के बाद दोबारा टेंट में आए और सामान उठाकर आगे चल दिए। इतने में CRPF का ये सेल्फी पॉइंट दिखा तो सबने फ़ोटो खिंचवा ली। ये यात्रा अपनी भारतीय फोर्स के बिना नहीं हो सकती। इनका क्या योगदान है वो तो हम आगे बताएंगे। फ़िलहाल 6 व्यक्ति हैं, तो ये हम एक साथ ग्रुप है हमारा।
अलग अलग राज्य से है, कोई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, यूपी और साउथ इंडिया से भी है। मैं दिल्ली से अकेला आया था, कुछ लोग जम्मू में मिले, कुछ पहलगाम में। इस तरह हम टोटल ये 6 व्यक्ति हो गए। पहले से हम में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था, मतलब एक दूसरे के लिए जो है हम सब अनजान थे। यहीं आकर जान पहचान हुई। हम इस लाइन में खड़े हो गए। ये लाइन बाहर जाने के लिए है, जहाँ से चंदनवाड़ी के लिए टैक्सी मिलेंगी। यहीं खड़े हुए करीब 1 घंटा हो गया था। लाइन चलने को तैयार ही नहीं थी। फिर भी सुबह जल्दी पहुंचकर यहाँ पर लाइन में लग जाइए। जितनी जल्दी यात्रा शुरू करेंगे उतना सही रहेगा। लाइन चलने लगी। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है इस तरह आपको गुजारा जाता है। महादेव के नारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भोले भोले। पहलगाम से चंदनवाड़ी 16 किलोमीटर के लिए 150 रुपये प्रति व्यक्ति में शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। किसी भी टैक्सी वाले से बात करके उसमें बैठ जाइए। छोटी से बड़ी हर तरह की कारें उपलब्ध हैं। चूँकि हम 6 व्यक्ति हैं तो 5 सीटर में तो आएंगे नहीं, तो हमें 7 सीटर बुक करनी पड़ी। गाना कौन सा चल रहा है? परदेस जाके परदेस जाके परदेसिया भूल ना जाना पिया। सुबह सुबह भगवान जी का नाम लेना चाहिए। हम तो वैसे भी अमरनाथ यात्रा पर हैं, तो भोले बाबा के भजन सुनेंगे तो ज़्यादा और अच्छा लगेगा। पर भैया कश्मीर की गाड़ी है, कुछ कह भी नहीं सकते कि भाईजान ये वाला भजन चला दो, भोले बाबा जी का कोई भजन सुना दो। मैं कश्मीर में काफ़ी घूमा हूँ। ज़्यादातर एक बात देखी है कि कश्मीर युवा लोग भी जो है पुराने हिंदी गाने, खासकर 90s के 90 के दशक के गाने वो बहुत सुनते हैं। मुझे भी पुराने गाने पसंद है, पर यहाँ थोड़ा मामला भक्ति का था। आगे रास्ता सिंगल लेन का है, ज़्यादा गाड़ियों से जाम लग गया। हम करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय यहाँ पर फंसे रहे। बिना ट्रैफिक के अगर जाते तो आधे घंटे से कम समय में वहाँ पहुँच जाते, और इसमें हमें समय लग गया था लगभग 2 घंटे के आसपास। पहलगाम से चंदनवाड़ी जाते समय रास्ते में बेताब वैली आती है, जहाँ पर सनी देओल की फ़िल्म बेताब की शूटिंग हुई थी। इस कारण उसका ये नाम पड़ा। वो बहुत खूबसूरत घाटी है। सर्दियों में कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमें तो पहला भी टारगेट आ गया है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी। सब वाहन यहीं पर आकर रुक जाते हैं, इससे आगे कोई भी गाड़ी नहीं जाती। यहीं से अमरनाथ जी की 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है, इसलिए इसको अमरनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ भी लंबी लाइनों से गुजरना होगा। आगे चंदनवाड़ी की चेक पोस्ट है, जो सुबह 5 बजे खुलकर और 11 बजे बंद होती है। इसके बाद आगे नहीं जाने दिया जाएगा। रास्ते में आने वाले हर पड़ाव तक पहुँचने और वहाँ से निकलने का एक फ़िक्स टाइम होता है। हमने पहलगाम में जो काम किया था, सेम यहाँ पर भी वही करना है। चंदनवाड़ी का साधु पड़ाव 1 किलोमीटर आगे है। मेरे पास 2 बड़े भारी बैग थे, उनको संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जम्मू भगवती नगर या पहलगाम के क्लोक रूम में मैं ये सामान नहीं रख सकता था, क्योंकि वापसी में मेरी श्रीनगर से दिल्ली की फ़्लाइट थी। पहलगाम में इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे वापसी में बालटाल वाले रास्ते से आना था, इसलिए दोनों बैग अब तक मेरे साथ ही हैं। पैदल यात्रा के लिए चंदनवाड़ी से बुढ़ापे का सहारा लाठी ज़रूर ले लेना। बुढ़ापे में तो ये बाद में काम आएगी, फ़िलहाल इस यात्रा में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसे टेक टेक कर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके सामान और खुद की चेकिंग होगी, तो कुछ देर लग जाती है। सबकी अच्छी तरह से चेकिंग की जाती है, ताकि कुछ भी ऐसी चीज़ आगे ना चली जाए जिससे यात्रा में खतरा हो। वैसे भी कश्मीर में पाकिस्तान और उसके प्रायोजित आतंकवाद की नज़र अमरनाथ यात्रा पर हमेशा बनी रहती है कि कैसे यात्रा रोकी जाए, कैसे हमला करके श्रद्धालुओं को मारा जाए। इसलिए पूरी यात्रा में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन अब ये पहले वाला कश्मीर नहीं रहा। धारा 370 हटने से कश्मीर में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। भारतीय सेना ने कश्मीर से काफ़ी हद तक आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। जहां पहले बहुत कम टूरिस्ट कश्मीर घूमने आते थे, वहीं 2023 में 2 करोड़ 11 लाख, दोबारा सुनिए, 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट कश्मीर की खूबसूरती को देखने कश्मीर पहुंचे थे। सोचो, इतने ज़्यादा पर्यटक
सेना ने कश्मीर को सुरक्षित बना दिया है, फिर भी अतिरिक्त सुरक्षा के लिए यात्रा में फौजी भाइयों की तैनाती की जाती है। RFID कार्ड पूरी यात्रा में बहुत ज़्यादा काम आता है, इसलिए उसको हमेशा गले में लटका कर रखें। ये जगह जगह पर चेक होता है। यहाँ पर सामान को स्कैन मशीन में रखा जाता है, जो आगे आपको मिल जाएगा। उसी के साथ RFID कार्ड को RFID कार्ड रीडर मशीन पर टच करेंगे तो सामने टीवी पर आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी आगे देंगे। फ़िलहाल हम चेक पोस्ट पार करके आगे आ चुके हैं। चंदनवाड़ी एंट्री से ही भंडारे शुरू हो जाते हैं, जिसमें फ्री में कुछ भी खा सकते हैं। इनमें अच्छी साफ़ सफाई भी बनी रहती है और खाना भी सही मिलता है, लेकिन थोड़ा हिसाब से खाइएगा। यात्रा लंबी है, अगर गले तक भरकर यानी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे तो चलने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी ना खाएं, खाली पेट भी यात्रा ना करें। थोड़ा बहुत हल्का पेट में ज़रूर डाल लें, जितनी भूख हो उतना ही खाएं। कहीं स्वाद के चक्कर में पेट की लिमिट को ही भूल जाओ कि भैया फ्री में मिल रहा है, अच्छा तो खा कर पेट भर लो। ऐसा मत कीजिएगा, हिसाब से खाइए। भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भंडारे लगते हैं। ऐसा नहीं कि जिस राज्य से आप आए हों उसी राज्य के लंगर में खाना खाना है। आपका जहाँ भी मन हो उस लंगर में बेफिक्र होकर खा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, खुला दरबार है। यहाँ पर घोड़े खच्चर वालों से बात हो रही है। हमारे साथ वालों में से 3 व्यक्तियों ने गुफा तक खच्चर बुक कर लिया था, बाकी बचे हम 3। हमें पैदल जाना था। जो हमारे व्यक्ति खच्चर पर बैठे थे उन्होंने हमसे कहा कि अपना कुछ सामान हमें दे दो, हम घोड़ों पर रखकर सामान ले जाएंगे। 3 में से 2 व्यक्तियों ने अपने बैग से कुछ सामान निकालकर घोड़ों पर रख दिया। उन्होंने मुझसे भी कहा कि तुम भी अपना एक बैग दे दो, एक साथ 2 बैग लेकर यात्रा कैसे करोगे। तो मैं उन्हें अपना एक बैग देने लगा। घोड़े के मालिक बोले कि इस बैग के 800 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। मैंने कहा भाई ये रुपये ज़्यादा नहीं है क्या। तो हमने बात की, 600 रुपये में वो मान गए और एक घोड़े पर बैठे अपने साथी को बैग दे दिया। दूसरे बैग में ज़रूरी सामान था जो कभी भी काम आ सकता था, इसलिए उसको मैंने अपने पास ही रखा। उसमें भी काफ़ी वज़न था, 10-12 किलो के आसपास तो होगा ही, लेकिन ज़रूरी था तो छोड़ भी नहीं सकते थे। 6 में से 3 साथी तो घोड़े खच्चर पर बैठकर निकल गए, बचे हम 3। हमें तो पैदल जाना भैया। मित्रों, घोड़े लेते समय घोड़े को जो चलाएंगे उनकी ID कार्ड ज़रूर ले लेना। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से इनके कार्ड बनाए जाते हैं ताकि आप जिसके साथ जा रहे हैं उनको वेरीफाई कर सकें, उनकी पहचान हो सके। फ़ोटो भी खींच कर रख लेंगे तो ज़्यादा और अच्छा रहेगा, और मोबाइल नंबर भी आपको उनका सेव करना है, क्योंकि आगे कुछ जगह पर जब खड़ी चढ़ाई या उतराई आती है वहाँ पर घोड़े ठीक से नहीं चल पाते, इसलिए यात्रियों को कुछ देर के लिए घोड़ों से नीचे उतार दिया जाता है। बोलते हैं कि घोड़ा लोड मान रहा है, आप थोड़ा पैदल चलिए, हम आपको आगे मिल जाएंगे। आगे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो घोड़े वाले को कैसे ढूंढेंगे, मुश्किल काम है ना। इसलिए अगर आपके पास उसका फ़ोन नंबर है तो फ़ोन कीजिए और पूछिए कहाँ पर है, ऐसे आप जो है उस तक पहुँच सकते हैं। चंदनवाड़ी में रात को रुकने के लिए टेंट मिलते हैं, लेकिन उसके लिए पहलगाम चेक पोस्ट को समय से क्रॉस करना होगा ताकि फिर वहाँ से चंदनवाड़ी पहुँच सके। इससे पहलगाम से यहाँ तक आना, लाइन में खड़े होना और बाकी चीज़ों में समय आपका बच जाएगा और आप अगली सुबह जल्दी यात्रा पर निकल जाएंगे। 100 बेड वाला अस्पताल चंदनवाड़ी में 100 बेड वाला अस्पताल है। किसी को कोई समस्या हो तो दिखा सकते हैं। भगवान शिव जब माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर अपने माथे से चंदन और जटाओं से चंद्रमा को उतारा था, जिस कारण इसका नाम चंदनवाड़ी हुआ। इसलिए कुछ श्रद्धालु यहाँ की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर आगे बढ़ते हैं। अमर कथा इससे अगले एपिसोड में सुनाएंगे। फिलहाल चंदनवाड़ी से गुफा तक के लिए घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू आदि का चार्ज देख लेते हैं। ये 2023 के रेट हैं। 2024 में भी जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, तो इसमें से थोड़े से ऐड कर लीजिए। चंदनवाड़ी से गुफा तक 32 किलोमीटर के घोड़े खच्चर का चार्ज 4000 रुपये लगता है, और वापसी का अगर आप आओगे तो उसका 3300 रुपये। पालकी जिसको 4 व्यक्ति पकड़कर चलते हैं उससे एक तरफ के 17000 और वापसी के 16000 रुपये देने होंगे। इसी तरह सबके रेट स्थानों के हिसाब से लिखे हैं, जिससे भी आपको जहाँ तक जाना है उसको देख सकते हैं। हमने चंदनवाड़ी से अपनी यात्रा शुरू कर दी अमरनाथ की। यहाँ से 35 किलोमीटर है। अब देख लीजिए पूरी कंडीशन कैसी है शरीर की, कृपया पूरा दिखाइए। जूते साफ़ हैं, लोवर साफ़ बिल्कुल, मतलब कपड़े बढ़िया हैं, इस टाइम कीचड़ नहीं है।
अब देखते हैं 35 किलोमीटर पहुंचने पे किस तरह की कंडीशन हो जाती है। बिल्कुल शरीर बिल्कुल कीचड़ हो जाएगा, तो हम आपको बाद में दिखाएंगे कि अब कंडीशन क्या है और बाद में क्या होगी। मौसम भी साफ़ है, बारिश पड़ गई तो तब और हेलीकॉप्टर भी देखना होगा। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, चलने में सक्षम है, तो पैदल ही जाइए। इससे खुद में आपको जो है कॉन्फिडेंस विकसित होगा कि हमने पूरी यात्रा पैदल की है। ऐसा लगेगा कि जैसे हमने कोई रिकॉर्ड बना दिया हो। लेकिन दुख तब होता है जब बेजुबान जानवरों पर नौजवान व्यक्तियों को बैठे हुए देखता हूँ। अजीब सा लगता है जब ये पैदल जा सकते हैं तो फिर बेचारे इन मासूमों घोड़े खच्चरों का सहारा क्यों ले रहे हैं। वो भी अच्छे खासे हट्टे खट्टे लड़के हैं, फिर भी घोड़ों से जा रहे हैं। हाँ, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, चल नहीं सकते या अन्य कोई शारीरिक समस्या है तो घोड़ों से जा सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ ओके है फिर भी इनका सहारा ले रहे हैं पशुओं का, तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ। इससे अच्छा होगा कि आप हेलीकॉप्टर से चले जाएं, वो इनसे सस्ता पड़ेगा और काफ़ी समय भी बच जाएगा। आई लव बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO का बोर्ड लगा है। BRO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भारत के बॉर्डर एरिया और पड़ोसी देशों की सीमाओं के पास तक सड़क, सुरंग और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें बनाता है। इससे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान मिलता है। चंदनवाड़ी सी लेवल से 2895 मीटर की हाइट पर है। सर्दियों में भी पहलगाम से यहाँ टैक्सी से आ सकते हैं। उस दौरान अमरनाथ यात्रा तो नहीं चलती, पर यहाँ टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, जहाँ पर घुड़सवारी और सिनो एक्टिविटी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर फिर हम चढ़ाई आते हुए हम चंदनवाड़ी से आगे निकल आए हैं, पिस्सू टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं, जो चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर आगे है। दोनों जगह में अंतर देखेंगे तो सही से अंदाज़ा लगेगा। चंदनवाड़ी सी लेवल से 2895 मीटर की ऊंचाई पर है और पिस्सू टॉप है 3353 पर। यानी कि 3 किलोमीटर में हमें करीब आधे किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है। इतने कम किलोमीटर में इतनी चढ़ाई होने से क्या होता है वो तो आप आगे देख पाएंगे। लेकिन ये मान लीजिए कि ऊंचाई में काफ़ी अंतर है, तो फिर हमें खड़ी चढ़ाई चढ़नी है। ये अमरनाथ यात्रा की सबसे पहली कठिन चढ़ाई है। करीब 80 डिग्री के आसपास चढ़ाई होगी। यहाँ से पिस्सू टॉप जाने के लिए चढ़ाई शुरू होगी और करीब 3 किलोमीटर तक लगातार धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। शुरुआत सीढ़ियों से हुई है। कहने को पिस्सू टॉप 3 किलोमीटर है, लेकिन जब चढ़ाई चढ़ते हैं ना तो लगता है कि क्या ये वाकई 3 किलोमीटर है या फिर 5 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन ऑफिशियली 3 लिखी है, तो हम जो श्राइन बोर्ड ने लिखा है उसी के आधार पर बताएंगे आगे भी। सीढ़ियों के बाद चेक पोस्ट आता है। उससे पहले ये फौजी भाई सबको लाइन में लगा रहे हैं ताकि आगे सही से गुजर सकें। घोड़े वाले का रूट ऊपर हो गया है और हम नीचे चेक पोस्ट से गुजर रहे हैं। इसके बाद दोनों एक रास्ते पर होंगे। महिलाओं के लिए साइड वाली पोस्ट है। यहाँ से कुछ दूर तक उतराई वाला रास्ता है और जब भी कहीं उतराई आए तो समझ लेना कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि ये तूफ़ान से पहले का सन्नाटा है, तो कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। बाकी तो आगे पता चल ही जाएगा। जाने आने और बारिश पड़ने से जो है रास्ते में काफ़ी कीचड़ हो गया है। साइड में रेलिंग लगा दी गई है। बहती हुई लिद्दर नदी कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ से ये नदी पहलगाम में जा रही है। नदी की कुल लंबाई 73 किलोमीटर है। इसका पानी कश्मीर के गांदरबल ज़िले में सोनमर्ग से 2 किलोमीटर दूर एक ग्लेशियर है, कोलाहोई, वहाँ से आता है इसका पानी। ऊपर शेषनाग झील से भी नदी में पानी मिलता है। कोलाहोई ग्लेशियर सी लेवल से 4653 मीटर की ऊंचाई पर है और ये कोलाहोई जो पर्वत है उसकी चोटी की हाइट है 5425 मीटर। इस ऊंचाई के साथ ये कश्मीर भाग का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पूरी घाटी करीब 5 किलोमीटर तक बर्फ़ से ढकी है। यहाँ से बहती हुई लिद्दर नदी अनंतनाग ज़िले के खानाबल में झेलम नदी के साथ मिल जाती है। ये झेलम की दूसरी सहायक नदी है। पहली है सिंध नदी। लिद्दर का पुराना नाम संस्कृत में लंबोदरी था, जिसका अर्थ है लंबे पेट वाली देवी। मित्रों, कश्मीर नाम ही ऋषि कश्यप से आया है। जहाँ से पुराने भारत में ज्ञान की गंगा बहती थी वो था पहला कश्मीर। धीरे धीरे आक्रमणकारी आते गए, यहाँ पर हमला करते गए। धीरे धीरे आक्रमणकारियों ने यहाँ की मूल पहचान नष्ट कर दी, लेकिन आज भी कश्मीर में सनातन धर्म के नाम और निशान हर जगह देखे जा सकते हैं। ऐसे ही इस नदी का नाम पहले संस्कृत में लंबोदरी था, जो लिद्दर हो गया। ऐसी और भी कई जगह हैं जिनका सीधा संबंध सनातन से है, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं।
लिद्दा नदी का उपयोग नहरें बनाकर सिंचाई के लिए किया जाता है। साथ ही पहलगाम से आगे रिवर राफ्टिंग भी होती है। इसमें ट्राउट मछलियाँ समेत अन्य कई प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं। ग्लेशियर में से बर्फ़ पिघलने से पानी बहकर नीचे आता रहता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते बढ़ती गर्मी से ये ग्लेशियर बहुत जल्दी पिघल रहे हैं और हर साल सिकुड़ता जा रहा है, मतलब छोटे होते जा रहे हैं ये। जब भाई बर्फ़ है पिघलेगी तो वो उसका आकार कम होगा। बर्फ़ भी अब उतनी नहीं गिरती जितनी पहले गिरा करती थी। ग्लेशियर के छोटा होने से पानी भी कम आएगा। इसका असर आने वाले वर्षों में यहाँ की खेती, सेब, केसर, बादाम, अखरोट, चावल आदि जो भी फसल होती हैं, जो फसल इन पर डिपेंड है इस नदी पर, तो उन पर इसका बहुत असर पड़ेगा। चूँकि इस नदी का पानी झेलम में भी जाता है, तो पानी कम होने से उस नदी पर भी असर होगा। देखिए इस ग्लेशियर में कितना बदलाव आ रहा है। तो 1963 में इसका एरिया था 13.57 वर्ग किलोमीटर, जो 2005 में घटकर 10.69 वर्ग किलोमीटर रह गया है। ये ग्लेशियर हर साल 74 मीटर पिघल रहा है। ऐसा यहाँ ही नहीं बल्कि दुनिया के पूरे ग्लेशियरों के साथ हो रहा है। हमारे हाथ में जो भी कुछ है वो हमें करना चाहिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और वो हर संभव प्रयास करें जिससे हमारी धरती बच सके। आप कह रहे होंगे कि अबे इधर उधर की बकवास ना करके यात्रा पर बात करना। मित्रों ये कोई बकवास नहीं है, बहुत काम की बात है। मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, तो ये डिटेल देना भी ज़रूरी था। मैं चाहता तो अमरनाथ की यात्रा की वीडियो को आधे घंटे में ही ख़त्म कर देता और सब कुछ जल्दी बताकर चला जाता, लेकिन सॉरी भाई साहब, उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। मैं जहाँ भी जाता हूँ उसके बारे में जितना मुझे पता है, जितनी जानकारी है, वो सब बातें मैं करता हूँ। आधी अधूरी बात करके सिर्फ वीडियो बनाना ये मुझसे नहीं हो पाता। तभी तो एक वीडियो आने में महीनों से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। कभी कभी तो 2-3 महीने में भी वीडियो नहीं आती। मैं फुर्सत से कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ, चाहे दिन कितने भी लग जाएं। इससे मुझे भी काफ़ी कुछ पता चलता है और मेरे ज्ञान में वृद्धि होती है। आपको शायद मेरी वीडियो बोरिंग और लंबी लग सकती है, पर क्या करूं यार, मुझे लंबी वीडियो बनाने में, पूरी जानकारी देने में जो है आनंद आता है। इनमें मैं यात्रा के साथ अपना अनुभव भी शेयर करता हूं, जिससे वीडियो खिंच जाती है, मतलब लंबी हो जाती है। खैर चलिए, आपको और ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। अगली चढ़ाई से थोड़ा पहले आराम करने के लिए हम यहाँ पर रुक गए। यात्रा में कोशिश करें कि कम से कम बैठें। बैठने से शरीर नॉर्मल हो जाता है और जब दोबारा खड़े होकर चलते हैं तो फिर पहले जैसा होने में बॉडी को समय लगता है, जिससे और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए जितना संभव हो उतना खड़े खड़े आराम करें। ऊपर चोटी पर वो है पिस्टू टॉप, खड़ी चढ़ाई, और आगे तो पता नहीं ऐसी कितनी चढ़ाई आएंगी। जय भोले। गाना चल रहा है भांग रगड़ कर पिया करूं। यार मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि कुछ लोगों ने भगवान शिव का भांग, चिलम या नशे का रूप क्यों बनाया हुआ है। वो तपस्वी हैं भाई शिव जी, उन्होंने जो त्याग और बलिदान किया है वो कोई साधारण बात नहीं है। कभी समय मिले तो खोज कर देखना कि शिव जी के जितने भी नाम हैं उनका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ है। खतरनाक। बस मॉडर्न बनने के चक्कर में लालच और नशे की आदत को छिपाने के लिए भगवान को नशे से जोड़कर रखना ठीक नहीं है। यह कोई भलाई वाली बात नहीं है कि भगवान को ही बदनाम कर रहे हैं। आज महादेव भी सोचते होंगे कि मैं ऐसा कब था। इनको पढ़ो, जानो और समझो। बस ऐसे ही अपनी सुविधा के लिए बेवजह इनके अर्थ का अनर्थ ना निकालो। मतलब इंसान को उनसे अच्छा ही सीखनी चाहिए, और ये इस तरह की बातें करके जो है कुछ अलग ही अपने आप को वो संदेश देते हैं। सकारात्मक बदलाव बहुत ज़रूरी है, जिससे उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को हम समझ सकें और सही से उनको अपना सकें। भांग और चिलम छोड़ के उनसे ऊपर उठो यार, इनसे आगे भी ज़िंदगी है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो ये काम करते हैं। बाकी जो लोग शिव जी को समझते हैं वो प्रशंसा के पात्र हैं। जैसे सांप चलता है वैसे ही कुछ रास्ता बनाया हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा टाइप। अगर सीधा खड़ा रास्ता बना देंगे तो चढ़ना भारी पड़ जाएगा, इसलिए ऐसा बनाया जाता है जिससे धीरे धीरे ऊंचाई बढ़े। कश्मीर में ठंड भले ही हो, लेकिन जब चलते हैं तो मेहनत लगती है, जिससे शरीर गर्म हो जाता है और पसीना आने लगता है। देखिए अमरनाथ की यात्रा भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से एक क्यों है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए। मैं वहाँ बैठे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, फिर भी दिखा देता हूँ।
वो देखिए अभी यात्रा केवल 3 किलोमीटर भी नहीं हुई और वो देखिए कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। इसमें तो शायद आपको सही से ना दिख पा रहा होगा, ऐसे चढ़ाई। और अभी हमें जाना कहाँ है? अभी जाना है वहाँ, वो है पहला फेस। केवल 3 किलोमीटर, 35 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर। तो देखिए बहुत ज़्यादा कठिन यात्रा है। चेहरे पर मत जाइए, इस यात्रा पर ऐसा चेहरा बचा पड़ा है, इतना ही बड़ी बात है। खैर कोई बात नहीं, भोले बाबा की कृपा है, श्रद्धा है मन में तो पहुँच ही जाएंगे। चलिए मिलते हैं आगे। आगे देखिए कितनी ज़्यादा ऊंचाई तक हमें जाना है। इसमें आपको सही से अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा क्योंकि एक्शन कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल से वीडियो शूट कर रहा है। यात्रा काफ़ी ऊंचाई पर होती है तो नॉर्मल जगह के मुकाबले यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, जिससे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से सांस जल्दी फूलता है। इसके अलावा सर दर्द, घबराहट, उल्टी, चक्कर जैसी कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा सबके साथ हो। कुछ ही लोगों को इसका सामना करना पड़ सकता है, बाकी तो सब ठीक ही रहते हैं। हाँ, ऑक्सीजन की कमी से सांस फूलना या सिर दर्द होना आम बात है। जिन व्यक्तियों को ये खतरा लगता हो कि हमें आगे कुछ हो सकता है तो वो पहलगाम, चंदनवाड़ी या अन्य जगहों से जो है छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर ले सकते हैं। अगर यूज नहीं होता तो उन्हें वापस करने पर रुपए मिल जाते हैं। 2 यात्री शॉर्टकट का यूज कर रहे हैं। थोड़ा समय और रास्ता बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को इस तरह दांव पर लगाना खतरनाक हो सकता है। जहाँ ज़रूरी और सेफ लगे कभी कभी शॉर्टकट अपना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह हम बस शॉर्टकट ही लगाएंगे, वो आपके लिए खतरा हो सकता है। यात्रा पर आएं और अपने भारत एवं महादेव के जयकारे ना लगाएं तो यात्रा अधूरी लगती है। तो बोलो भारत माता की जय, हर हर महादेव। महादेव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए पिस्सू टॉप की खड़ी चढ़ाई, आपको शायद ऐसा दिख नहीं रहा होगा। वहाँ से यात्रा शुरू हुई है, वहाँ से भी 1 किलोमीटर पीछे है और वहाँ से घूम घूम कर आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी बता देता हूँ ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे। और यहाँ पर जो है पिस्सू टॉप वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है खड़ी चढ़ाई के बाद। देखिए इसी के साथ हमारी जो है पिस्सू टॉप तक यात्रा पूरी होगी है। 3 किलोमीटर चंदनवाड़ी से। बहुत कठिन चढ़ाई है भाई साहब। सबसे पहली परीक्षा आपकी यहाँ होगी 3 किलोमीटर में, शुरू के 3 किलोमीटर। अभी 32 किलोमीटर और बचा है, बीच बीच में और भी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई आएंगी। वेलकम टू पिस्सू टॉप। अब हम चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर आगे पिस्सू टॉप पर पहुंच चुके हैं। ये पहाड़ की चोटी पर बसा है। हम चंदनवाड़ी से करीब 6:30 बजे चले थे सुबह और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें समय हो गया 8:30, यानी कि 2 घंटे के आसपास हमने 3 किलोमीटर यात्रा कर ली। अब खड़ी चढ़ाई थी और हम वीडियो बनाते हुए आ रहे थे तो जो है हमें उसमें भी काफ़ी समय खर्च हो गया हमारा। ये पिस्सू घाटी है। इसके अलावा पिस्सू एक कीड़ा भी होता है जो इस तरह चलता है। पिस्सू टॉप की चढ़ाई देखकर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर यात्रियों की चाल पिस्सू कीट के जैसी हो जाती है। ये शायद यहाँ के मुश्किल भरे रास्ते का अंदाज़ा देने के लिए बोला गया होगा। मज़े की बात यह है कि पिस्सू टॉप 3 किलोमीटर पर है और पिस्सू कीड़ा भी करीब 3 मिलीमीटर का होता है। खैर ये तो मात्र एक संयोग है। पिस्सू कीट शरीर पर त्वचा को छेद कर खून पीता है, जिससे शरीर में खुजली, जलन और शरीर पर निशान पड़ जाते हैं। पिस्सू घाटी पहुंचने में भी थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है। खूब मेहनत लगती है, पसीना बहता है, सांस फूलती है और बाकी समस्याएं भी होती हैं। इसलिए पिस्सू कीट और घाटी दोनों खतरनाक है। यात्रा में ऐसे ही हंसी मजाक के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि यात्रा आसान लगे। इस समय हम पिस्सू टॉप की 3353 मीटर की हाइट पर हैं। यहाँ से अगला पड़ाव जोजीबल 4 किलोमीटर, शेषनाग झील 9 किलोमीटर, वावल टॉप 11.5, महागुनस या गणेश टॉप 13, पोसपत्री 15, पंचतरणी 23, संगम टॉप 25.5 और पिस्सू टॉप से पवित्र अमरनाथ गुफा है 29 किलोमीटर आगे। हम इन सब से होकर गुजरेंगे। जैसे जैसे ये स्थान आएंगे वैसे इनकी डिटेल और महत्व पता चलता रहेगा। पिस्सू की पहाड़ी चोटी पर काफ़ी सारे भंडारे लगे हैं जिसमें खाने को काफ़ी कुछ है। हमने थोड़ा सा खाना खाया था यहाँ पर। इस ऊंचाई पर खाना मिलना कोई आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किलों से ये टेंट, बर्तन, सामान यहाँ पर पहुँचाते हैं। फिर इतना ज़्यादा यात्रियों के लिए खाना बनाना ये भी मेहनत का काम है। इसलिए खाने का सम्मान करें, व्यर्थ ना करें। भंडारे में लिखा भी रहता है कि जितना खा सकें कृपया उतना ही लें।
व्यर्थ करना जो है पाप के समान है खाना। भंडारे वाले खुद आवाज़ लगाते हैं कि हमारे यहाँ खाओ। श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए ये उन्हें खुद आमंत्रित करते हैं। अमरनाथ यात्रा में सब लंगर वाले ऐसे ही करते हैं, रिक्वेस्ट कर कर के सेवा में लगे रहते हैं। लंगर वाले श्रद्धालुओं का बहुत आदर मान सम्मान करते हैं, जो शायद आसानी से कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। बुला बुला कर खिलाते हैं यार। ये यात्रा कोई आम यात्राओं जैसी नहीं होती। यात्रियों की सुविधा के लिए अपना सब दरबार ये खोल देते हैं कि आओ और खाओ। पूरी यात्रा में बहुत ज़्यादा सुविधा देने की ये कोशिश करते हैं। भंडारों में भजन बजते रहते हैं, जिससे उत्साह और बढ़ जाता है। चलते चलते अब पिस्सू टोप की प्रचलित मान्यता को जानते हैं। एक बार की बात है जब देवता और राक्षस आपस में इस स्थान पर इस बात के लिए भिड़ गए कि भगवान शिव जी के दर्शन पहले कौन करेगा। देवता कह रहे थे कि हम पहले आए हैं तो हम देखेंगे शिव जी को। राक्षस बोल रहे थे क्या जी हाँ ऐसे कैसे हम देखेंगे। दोनों में जब बहस बढ़ गई तो युद्ध होने लगा। देवता राक्षसों को मार मार कर एक जगह फेंकते जा रहे थे, जिससे इकट्ठा हुए राक्षसों की लाशों का एक ऊंचा पहाड़ सा बन गया। देवताओं ने राक्षसों को मार मार कर या कहें कि पीस पीस कर जो पहाड़ का ढेर बना दिया, उसे ही पिस्सू टोप कहा गया। कहते हैं कि यहाँ जो पत्थरों के ढेर हैं वो राक्षसों के अवशेष हैं। राक्षस जब देवताओं से लड़ रहे होंगे और देवता भारी पड़ रहे होंगे तो ये सोच रहे होंगे राक्षस कि यार बाद में दर्शन कर लेते तो अच्छा रहता। पर भैया राक्षस बड़े जिद्दी हुआ करते थे, प्यार से मानते ही नहीं थे, तभी तो युद्ध होता था। लेकिन क्या करें, हमारे भोलेनाथ जी हैं ही इतने भोले और अच्छे। उन्हें देखने के लिए हर कोई अपने जान की बाजी तक लगा देते हैं। हर कोई उनके दर्शन करने के लिए तरसता है। खैर युद्ध को पीछे छोड़ पिस्सू टोप से अगले स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे करीब 1-2 किलोमीटर तक रास्ता ऐसे ही समतल और हल्की चढ़ाई वाला है, तो चलने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए पिस्सू टोप की खड़ी चढ़ाई हमने चढ़ ली। अगली हमारी मंजिल है शेषनाग, जो कि पिस्सू टोप से करीब 9 किलोमीटर है। 12 बजे गेट बंद होता है जो हम क्लियर करना चाहते हैं। गेट किस टाइम बंद होता है? 2 बजे। 2 बजे उसका गेट बंद होता है और 9 किलोमीटर है, और उस टाइम तक हमें जो है पार करना है। वहाँ नहीं पहुँच सके तो पहले ही रुकना होगा। अरे वाह क्या नज़ारा, देखो सही। बारिश है आगे। बारिश है। भैया धीरे इधर आओ उधर होती तो इस जगह आप संतुलन बनाकर थोड़ा तेज़ भी चल सकते हैं, ताकि कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकें। लेकिन चलना ध्यान से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रेलगाड़ी की तरह झुक झुक करते हुए भागते चलें। यहाँ कभी भी भागना मत, ऑक्सीजन कम है। अगर स्पीड से दौड़ोगे तो आपके जो है फेफड़ों में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जैसा चल रहे हैं नॉर्मल वैसे ही चलते जाएं। शेषनाग जो कि पिस्सू टोप से 9 किलोमीटर आगे है, हमें पहले वहाँ तक पहुँचना है। उसका गेट 2 बजे के बाद बंद हो जाता है, तब आप चेक पोस्ट से आगे नहीं जा सकते। अगर 2 बजे से पहले हम पहुँच गए तो शेषनाग से आगे जाएंगे, वरना वहीं पर रात को रुकना होगा, क्योंकि फिर अगला पड़ाव दूर है, वहाँ तक जाने में रात हो जाती है। इसलिए शेषनाग पर ही रोक लेते हैं। देखिए मौसम कितना ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। बादल पहाड़ों से नीचे हैं, आगे और भी खूबसूरती बढ़ती जाएगी। मौसम तो खूबसूरत हो रहा है, साथ ही बारिश का भी डर है। अगर बारिश हो गई तो रास्ते पर फिसलन हो जाएगी, चलने में दिक्कत होगी। इसलिए हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं ताकि संभावित बारिश से बच सकें। बीच बीच में हल्की चढ़ाई आती रहती है। मौसम और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, बूंद आने लगी हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी करके। किसी भी समय बारिश होने का खतरा बना हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों इस मौसम में भी मुझे चारों तरफ का वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है। डर की जगह आनंद महसूस हो रहा है। नज़ारे ही कुछ ऐसे हैं जो आसानी से कहीं देखने को नहीं मिलते। घाटी में खिले पीले और सफ़ेद फूल इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जब भी लगे कि उत्साह कम पड़ रहा है तो जयकारे लगाते हुए चलिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय भोले जय भोले। जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले। जय भोले जय भोले। जोजीबल 3 किलोमीटर बचा है, यानी कि पिस्सू टोप से 1 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली। भारत माता तेरी गाथा, सबसे ऊंची तेरी शान, तेरे आगे शीश झुकाए दे तुझको हम सम्मान। शेषनाग घाट है। भारत माता की जय। शेषनाग घाट किसने बताया भाई साहब? लिख रहा, पीछे लिख रहा। तो अब ये देखो क्या एवरेज है। हम वहाँ से कितने बजे चले थे पिस्सू टोप से? पानी की पाइपलाइन रास्ते में दबी हुई है, जिससे पानी भेजा जा रहा है। साइड में खीरा, पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। ऊपर बैठने के लिए सीढ़ी नुमा जगह बनाई गई है। कुछ दूर आगे भी इसी तरह की चीज़ें मिलती हैं।
अपने देश की शान तिरंगा लहरा रहा है। देश प्रेम की भावना अंदर साहस भरती है। जय हिंद। रास्ते में जब भी आपको फौजी भाई दिखाई दें तो उनको धन्यवाद और जय हिंद जरूर बोलिएगा। इनके बिना ये यात्रा नहीं हो सकती। ये अपनी जान पर खेलकर भक्त को भगवान जी से मिलाने का काम कर रहे हैं। पूरी यात्रा में आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी समेत अन्य सुरक्षा दल खड़े रहते हैं। चाहे बारिश हो, बर्फबारी हो, हमारी सेफ्टी के लिए ये दिन रात काम करते हैं। देश के बॉर्डर के साथ साथ ये अंदर भी हमको सुरक्षित महसूस कराते हैं। आपको दिल से सैल्यूट है सर जी। जय हिंद। भारत माता की जय। जय भोले सर। जय हिंद। जय हिंद। बम बम बोले। हमने थोड़ी देर रुककर खीरा खाया, लेकिन ध्यान रखें कि खीरे के साथ एकदम से ऊपर से पानी ना पिए। इनको एक साथ खाना पीना नुकसान दे सकता है। आधे घंटे के बाद पी लीजिए। पीने का पानी काफ़ी ठंडा होता है, तो किसी थर्मो स्टील बोतल जो 24 घंटे वाली आती है ना, कि 24 घंटे गर्म 24 घंटे ठंडा, मतलब जैसा आप भर दोगे उसमें वैसा ही रहेगा, तो वो वाली बोतल साथ में रखें। उस बोतल में गर्म पानी ज़रूर भर कर रखें, और जब रास्ते में ठंडा मिले तो उसमें मिला लीजिए। इस तरह जो है हल्का गर्म पानी पी सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट बर्फीला पानी पियोगे तो उससे जो है गले में दिक्कत हो सकती है। वैसे लंगरों में भी गर्म पानी मिल जाता है, लेकिन वो एक बार काम आएगा, जबकि बोतल में भर कर रख लोगे तो वो उसको बार बार पी सकते हैं। उसमें काफ़ी देर तक पानी गर्म रहता है। देखिए, कहते हैं कि महादेव जी जो है स्वर्ग में बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका अंदाज़ा, इसकी अनुभूतियाँ आप यहीं से ले लीजिए। अभी तो गुफा काफ़ी दूर है, और देखिए स्वर्ग जैसी अनुभूति, एहसास होता है ना किस चीज़ का एहसास, तो भोले शंकर ने एहसास यहीं से दिलाना शुरू कर दिया है अपने स्वर्ग का। देखिए, क्योंकि भोले जी आपको पता है कि नीचे नहीं बैठते, जहाँ भी बैठते हैं ऊपर तक बैठते हैं, चोटी पर। उन्हें पता है कि जो भी मेरा भक्त होगा, इसमें सच्ची श्रद्धा, विश्वास होगा, लगन होगी, वो मैं कहीं भी बैठ जाऊँगा वो वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। इसलिए भोले शंकर ऊपर बैठते हैं कि मेरा भक्त तो मेरे पास तक पहुँच ही जाएगा। ग्लेशियर के नीचे से पानी निकल रहा है। आमतौर पर साधारण भाषा में बर्फ़ के बहुत बड़े हिस्से को ग्लेशियर कहते हैं। जब किसी स्थान पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और पुरानी बर्फ़ उतनी मात्रा में नहीं पिघल पाती, तो बर्फ़ इकट्ठा होकर धीरे धीरे ठोस होने लगती है, और जो बर्फ़ पिघलती है उसका पानी नीचे से आता रहता है। ऐसे यहाँ पर हो रहा है। अधिक मात्रा में बर्फ़ पड़ती रहती है तो ग्लेशियर बनते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बढ़ती गर्मी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पानी की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। ये लिद्दर नदी ही है जो पहले बात की थी कि कोलाहोई ग्लेशियर से निकलती है। ऊपर पहाड़ों से आता पानी भी इस नदी के जल प्रवाह को बढ़ाता है। ग्लेशियर के बाद थोड़ा उतराई का रास्ता है। मैं यहाँ पर थोड़ा आराम करने के लिए रुका हूँ। पसीना धूप के कारण नहीं, लगातार चलने से आ रहा है। मैंने यात्रा में अभी तक बैठकर आराम नहीं किया, खड़े ही रहता हूँ ताकि चलने में फिर कोई दिक्कत ना हो। कश्मीरी कहवा पीने के लिए लिखा हुआ है। कहवा एक तरह से कश्मीरी चाय को बोलते हैं। ये पता नहीं यहाँ पर कैसे मिलता है कहवा, लेकिन जो असली कहवा होता है उसमें केसर, दालचीनी, इलायची, ड्राई फ्रूट आदि काफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं। पीने में अच्छा लगता है। रास्ता काफ़ी ख़राब है, इनको सही करके क्यों नहीं बनाया जाता? जम्मू कश्मीर सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। सड़क टूटने का एक कारण ये भी है कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि बर्फ़ और बारिश ज़्यादा पड़ती है, जिससे ऊपर पहाड़ से पत्थर मलबा बहकर नीचे आता रहता है, जो अच्छी खासी बनी सड़क को बेकार कर देता है। इस साल जो सड़क बनेगी वो अगले वर्ष तक टूट फूट कर बह जाएगी, इसलिए उसको पूरी तरह से पक्का नहीं बनाया जाता। अपनी भारतीय सेना और बीआरओ मिलकर रास्ता ठीक करते हैं, पुल और सड़क बनाते हैं, जिससे यात्रियों को समस्या ना हो। उनका रास्ते को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, वो बहुत मेहनत करते हैं। अब तो बालटाल के रास्ते काफ़ी आगे तक बीआरओ ने गाड़ी चलाकर ट्रायल भी किया था। यहाँ 6 किलोमीटर हो गया यार, वहाँ 4 किलोमीटर था। शेष ना अलग अलग बोर्ड लगे हुए हैं। कितना 6? वहाँ 4 लिख रहा था। ये यहाँ 6, वहाँ 4, वहाँ 4 किलोमीटर लिख रहा है। यहाँ 4 किलोमीटर शेषनाग, वहाँ 6 किलोमीटर। तो जगह जगह पर जो है किलोमीटर की गड़बड़ी है। आप बस चलते चलो, किलोमीटर पहुँच ही जाओगे। रास्ते के स्थानों के बारे में अलग अलग दूरियां लिखी मिलती हैं। जैसे शेषनाग पीछे 4 किलोमीटर था और अब यहाँ 6 किलोमीटर दर्ज है। ऐसे ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे चलता रहता है।
खासकर कुछ थके यात्री शिकायत करते हैं कि यार 2 किलोमीटर चल दिए हम और अभी भी जो है उतना ही दिखा रहा है। थकने के बाद एक एक कदम उठाना भारी होता है। जब यात्री बोर्डों पर अलग अलग दूरियां लिखी देखते हैं तो दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम आगे चल रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। ऐसे ही यात्री कुछ लोगों से भी पूछ लेते हैं कि अभी और कितनी दूर चलना है। तो हर यात्री जो है अपने आप में गूगल मैप बना हुआ घूमता है। अंदाजे से वो बता देते हैं कि बस थोड़ा सा और जाइए, बस समझो आ ही गया। ये थोड़ा सा ही जो है जल्दी से हाथ नहीं आता, इसलिए आगे चलते समय जो है जितना ज़्यादा पूछोगे उतनी हिम्मत टूटेगी। चलो अमरनाथ प्यारे, चलो अमरनाथ प्यारे। अब हम पहुंच चुके हैं 3353 मीटर की हाइट पर बने जोजीबल पर। बोर्ड पर लिखी ऊंचाई के हिसाब से पिस्सू टॉप और जोजीबल दोनों सेम हाइट पर हैं। डीजे की आवाज़ सुनाई दे रही है। सामने डीजे लगा है। यात्री नाचने के लिए इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। फौजी भाइयों के साथ यात्री फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये हमारे रक्षक हैं। यात्री इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए इनके साथ फ़ोटो ले रहे हैं। चलिए अब थोड़ा डांस किया जाए। आता तो नहीं मुझ पर ऐसे ही हाथ पैर फेंकने में क्या जा रहा है। वैसे तो मैं बहुत शर्मीला व्यक्ति हूँ, लेकिन माहौल ही ऐसा हो रखा है कि नाचने को मजबूर हो गया। सोचा कि अमरनाथ की यादों में एक पल ये भी जोड़ लेते हैं। नाचना क्या, बस ऐसे ही कूदना आता है मुझे। पर सच में बहुत आनंद आ रहा था। एक नई ऊर्जा सी आ गई है। अभी तक यात्रा में ये पहला डीजे है जहाँ पर लोग नाच रहे हैं। जी कर रहा था कि ऐसे ही उत्साहित यात्रियों को नाचते हुए देखते रहें, लेकिन क्या करें, आगे भी तो जाना था ना। इसलिए आधा घंटा बाद हम आगे बढ़ चले। जोजीबल में काफ़ी लंगर लगे होते हैं। आराम से कुर्सियों पर बैठकर खाइए। एक स्पेशल बात दिखाता हूँ, इस भंडारे में व्रत के लोगों के लिए भी खाना दिया जा रहा है। जिनका व्रत होता है वो कुछ चीज़ें जो है नहीं खा पाते, इसलिए अलग से उनके लिए व्यवस्था की गई है। निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, धन्य है भाई। ये भंडारे वाले यात्रियों की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। इनका मानना है कि जितना यात्री वहाँ जाकर गुफा के दर्शन करेंगे तो हम यहाँ पर रहकर सेवा करेंगे। अब हमारा तो दर्शन करने जाना देखना जो है कभी कभी हो पाएगा, तो हम हो सकते हैं कि वहाँ जा भी ना पाए। तो इसलिए अगर श्रद्धालुओं की सेवा करेंगे तो हमें वही पुण्य मिलेगा जो यात्री गुफा में शिवलिंग को देखकर आएगा, वही हमें पुण्य मिलेगा। पूरे भारतवर्ष के भंडारे लगाए जाते हैं। साइड में इंडियन आर्मी का कैंप है। अब जोजीबल से आगे नागाकोटी और शेषनाग की ओर चलते हैं, जहाँ पर जोजीबल सी लेवल से 3262 मीटर पर है। पीछे ये ऊंचाई अलग लिखी थी। यहाँ शेषनाग 5 किलोमीटर है। घोड़े वालों को यहाँ से अलग रास्ता हो जाता है, जो कि आगे चलकर काफ़ी देर बाद मिलेगा। नीचे लिद्दर नदी बह रही है। रास्ते के किनारे रेलिंग लगी है। रेलिंग पर ज़्यादा जोर ना डालें। ये नहीं कि ऐसे ही खड़े हो गए साइड में फ़ोटो खिंचवाने के लिए, बिल्कुल अपना वजन रेलिंग पर टेक दिया, पर ऐसा ना करें। रेलिंग जो है बिल्कुल किनारे पर होती है तो ये उतनी भी ज़्यादा मजबूत नहीं होती। ये केवल हल्के सपोर्ट के लिए बनाई जाती है, जो ज़्यादा बल पड़ने पर टूट भी सकती है। यहाँ पहाड़ों का नज़ारा बदल गया है और रास्ता भी छोटा है। आसमान में बादल अभी भी बने हुए हैं। मौसम चेंज होता रहता है तो कभी भी बारिश हो सकती है। एक पल में मौसम साफ़, दूसरे पल में घटा छा जाती है। इसमें मैंने हल्का गर्म पानी भरा हुआ है। थर्मो स्टील की इस बोतल में पानी कई घंटों तक जैसा भरोगे वैसा ही रहता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ये बोतल साथ ज़रूर रखता हूँ। वैसे पानी बैठकर पीना चाहिए, लेकिन जैसे कि पहले बताया कि बैठने पर पूरा शरीर कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। जब दोबारा उठकर चलते हैं तो फिर बॉडी को गर्म होने में समय लगता है और पैर भी जो है भारी लगने लगते हैं। इसलिए मैं जो है खड़ा खड़ा ही आराम करता हूँ। मैं चंदनवाड़ी से यहाँ तक कहीं भी बैठा नहीं हूँ, इसलिए पानी खड़े होकर ही पी रहा हूँ। हालांकि पीना नहीं चाहिए। साथ ही थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी चल रहा है। हमारे साथ जो यात्रा कर रहे हैं उनमें से एक भारी बैग के बारे में कुछ बोल रहे हैं कि इससे क्या दिक्कत हो रही है। सच में यार, रास्ता नहीं थकाता, थकान होती है पीठ पर टंगे भारी वजन से। कई घंटों तक अगर भारी वजन उठाकर यात्रा करेंगे तो कंधे और पीठ का बुरा हाल हो जाएगा, जिसका दर्द महीनों के बाद भी जो है जल्दी से नहीं जाता। इसलिए ज़्यादा वजन लेकर कभी भी यात्रा ना करें। चाहे तो पिट्ठू कर लें या क्लॉक रूम में रख दें। नीचे ढलान है, उतरते हुए भी सावधानी रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि ढलान है तो भैया पहिए की तरह लुढ़कते जाएं। नीचे उतरते समय भी संभल कर पैर रखने होते हैं। इसका सीधा असर घुटनों पर आता है। यात्रा पर आने से पहले अपने पैरों के नाखून जरूर काट लेना। नाखून लंबे होंगे तो जूतों में परेशानी होगी। सामने नागाकोटी के 2 वाटरफॉल हैं। फौजी भाई यहाँ भी हम सबके लिए ड्यूटी कर रहे हैं। ये यात्रा मार्ग का पहला वाटरफॉल है, जिसका पानी नीचे लिद्दर नदी में जा रहा है। साफ़ पानी है तो पी भी सकते हैं, लेकिन
साइड में जो रस्सी लगी है तो शायद उसके पास तक जाने की अनुमति नहीं होगी। व्यू अच्छा था, सब अपने फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो हम भी खड़े हो गए। भेड़ बेचारा आगे जाने को मना कर रहा है, लेकिन इसके मालिक सींग पकड़कर ज़बरदस्ती नीचे खींच रहे हैं। ये वाटरफॉल ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा है। आगे तक घूम घूम कर खड़ी चढ़ाई चढ़नी है। कहीं कहीं पर सीढ़ियाँ बनी है। इस रास्ते पर घोड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका रास्ता जोजीबल से अलग हो गया था, तभी तो रास्ते पर घोड़े नहीं हैं। पर तब होते हैं तो बताया जाता है कि पैदल वाले पहाड़ की तरफ चलें और घोड़े वाले दूसरी तरफ। दूसरा झरना काफ़ी ऊपर से आ रहा है, जो कि नीचे पुल से गुजरता हुआ नीचे नदी में मिल रहा है। पुल के सामने ऊपर कितनी खड़ी चढ़ाई है। लोहे के पुल को पार करते हैं। नीचे देखिए हम कहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। ये परिश्रम आगे भी जारी रहेगा। ऐसा नहीं कि चढ़ाई ख़त्म हो गई, ये आगे भी बनी रहेगी। खैर, जीवन का भी यही रूप होता है। उसमें भी इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिसको हम हंसकर पार करते हैं। ये दूसरा झरना अभी भी साथ चल रहा है। चूँकि यात्रा कठिन है तो 13 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को यात्रा पर जाने का परमिट नहीं दिया जाता। ना ही 6 सप्ताह से ज़्यादा की गर्भवती महिलाओं को अनुमति मिलती है। ये उनकी भलाई के लिए ही होता है। ये साइड में जो है पालकी जा रही है, इसको 4 व्यक्ति लेकर चलते हैं। नागाकोटी पहुंच चुके हैं। पास में मेडिकल एड सेंटर है। ज़बरदस्ती यात्रा करने की कोशिश ना करें। कोई भी लक्षण जो सामान्य नहीं है उसको हल्के में ना ले। अगर कोई समस्या आपको लग रही हो तो किसी भी मेडिकल सेंटर पर संपर्क कीजिए। खासकर उम्रदराज लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है, उनको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा बना रहता है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। मैं यहाँ डरा नहीं रहा, लेकिन आपको सावधान कर रहा हूँ कि अगर सांस लेने में कोई दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वैसे ज़्यादातर की यात्रा सुरक्षित हो जाती है। लाखों में से कोई होगा जिसे जो है खतरा हो सकता है, वरना सबकी यात्रा ठीक हो जाती है। आराम आराम से छोटे कदम बनाकर चलें। नॉर्मल पानी पीते रहें और बीच बीच में हल्का फुल्का खाते भी रहें। नागाकोटी पत्थरों के बीच बनी एक छोटी सी जगह है जहाँ घोड़े खच्चर भी उपलब्ध हैं। अगर आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ा जा रहा है, पैरों ने जवाब दे दिया और शरीर भी टूट चुका है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मजबूरी में इनको कर सकते हैं। घोड़े खच्चर को जहाँ तक भी आपको जाना है, इनसे बात कर लीजिए कि उस स्थान तक जाने का कितना रुपए लोगे। मोल भाव आराम से हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा रुपए बताएंगे आपको, लेकिन रेट काफ़ी कम हो जाते हैं। ये पत्थर अभी तक यात्रा में हम जिन स्थानों से होकर गुजरे हैं, ये अन्य स्थानों की तुलना में काफ़ी अलग है। बड़े पत्थर हैं, कुछ मिट्टी में दबे हैं तो कुछ ऊपर दिखाई दे रहे हैं। नागाकोटी से शेषनाग 3 किलोमीटर, वावल 6, MG टॉप मतलब महागुनस 10 किलोमीटर, पोसपथरी 13, दर्दकोटी 16 किलोमीटर। ये दर्दकोटी नाम अमरनाथ यात्रा में मैंने पहली बार सुना है। पंचतरणी 20 किलोमीटर, संगम टॉप 22 और पवित्र गुफा है 23 किलोमीटर। तुम कर सकते हो एरिक, तुम कर सकते हो। कम हमारे एक साथी थोड़ी हिम्मत हार रहे हैं। इनका एक कारण पीठ के पीछे बंधा भारी बैग है। हम तीनों के पास ज़्यादा सामान था, जिस कारण चलने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। भारी वजन से कंधे और कमर में दर्द हो रहा था। अभी तो काफ़ी आगे तक जाना है। जब थके हुए हो ना तो सुई का वजन भी पहाड़ जैसा लगता है। और ये तो हमारे बैग में बहुत ज़्यादा वजन है इस यात्रा के हिसाब से। शुक्र है मैंने एक बैग घोड़े पर रख दिया था। इस बैग में ज़रूरी सामान था तो सोचा कि इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, इसलिए साथ ले आया। एक बात समझ नहीं आती कि बैग से कुछ सामान निकालने के बाद भी ये भारी क्यों लगता रहता है। जैसे होता है ना कि यार ज़्यादा भारी हो गया, थोड़ा सामान निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यार ये भी ज़रूरी है वो भी ज़रूरी है, क्या निकाले क्या रखे, कुछ समझ नहीं आता। अगर कुछ सामान निकाल भी दें तो बैग फिर भी भारी ही लगता है। तब देखते हैं कि यार सामान निकल भी गया, लेकिन अभी भी ये वजनदार लग रहा है। मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, पैर भी ठीक थे और शरीर भी साथ दे रहा था, लेकिन भारी बैग ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। इसने हमारी स्पीड कम कर दी थी। हमें भूख नहीं है, इसलिए नागाकोटी के भंडारे में नहीं रुकेंगे, सीधा आगे निकल जाएंगे। ये एरिया टूटे फूटे पत्थरों से भरा हुआ है। इन्हीं पत्थरों के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। उबड़ खाबड़ पत्थरों के नीचे देखने पर एक और ग्लेशियर दिखा। यहाँ भी रास्ता ऐसा ही है। ग्लेशियर काफ़ी दूर तक फैला है और इसके नीचे से नदी निकल रही है। सोचो, यात्रा शुरू होने से 24 दिन बाद
तक यहाँ इतनी बर्फ़ है, और जब यात्रा शुरू हुई होगी तब कितनी ज़्यादा बर्फ़ होगी। ये पानी शेषनाग झील से आ रहा है। जी हाँ, आगे शेषनाग झील है जिसके दर्शन हम थोड़ी देर बाद करेंगे। इस समय हम काफ़ी ऊंचाई पर है, अभी कठिन चढ़ाई चढ़कर और ऊपर जाना है। जय हिंद जय हिंद। एक बार और फिर एक बार। बैग भारी लग रहा है और रास्ता भी खतरनाक है, लेकिन शेषनाग झील को देखकर मन खुश हो गया कि चलो मेन पड़ाव पर तो पहुंच ही गए। इसलिए झील को देखकर हिम्मत आई और कदम आगे बढ़ने लगे, और थोड़ी देर में हम लेक के दर्शन करेंगे। बैग के बारे में बात हो चुकी है, लेकिन ये महोदय जी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए वो है शेषनाग झील, जहाँ पर शिव जी ने जो है अपने शेषनाग को गले में से निकाल कर यहाँ छोड़ा था। अब मुझ पर इतना वजन है, करीब 12 किलो इसमें वजन है, 10 से 12 किलो ही होगा। तो मेरा मन कर रहा है मैं भी अपना बैग यहाँ पर छोड़ दूँ। बैग चलने में कोई दिक्कत नहीं, आदत चलने में खूब चलता हूँ मैं रोज़ डेली, सांस नहीं फूल रहा बिल्कुल, लेकिन वजन ने जो है बुरी तरह थकाया हुआ है। 12 किलो वजन है पीठ पर, तो गर्दन से लेकर पूरी पीठ दुख रही है बुरी तरह। तो सोच रहा हूँ कि शिव जी ने छोड़ा था शेषनाग यहाँ पर, तो मैं भी अपना बैग छोड़ दूँ। तुम भी छोड़ोगे? हाँ जी राजू जी, तुम भी छोड़ोगे यहाँ पर बैग अपना? हाँ, इसको फिर बैक टॉप कहलाएगा। पूरी पीठ बहुत बुरी तरह दुख रही है और गर्दन भी। चलने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है चलने में, नहीं सांस फूल रही नहीं शरीर दुख रहा, पर बैग ने काम ख़राब किया हुआ है। पहुँच जाएंगे, भोले जी की श्रद्धा है मन में, कोई कष्ट नहीं है। केवल हंसी मजाक में ही बैग टॉप की बात कर रहे हैं, यहाँ बैग छोड़ने वाली बात को सीरियस मत लेना। हमारे एक साथी ने मजाक में ऐसी बात की थी। श्रद्धालु आराम कर रहे हैं और साथ ही दूर बनी लेक को निहार रहे हैं। एक लड़के ने कागजों से त्रिशूल का ऊपरी हिस्सा बनाया हुआ था। मैंने पूछा कि क्या मैं इसको ले सकता हूँ। जब त्रिशूल लेकर देखने लगा तो उसने कहा खड़े हो जाओ, मैं फ़ोटो खींचता हूँ। ये फ़ोटो उसी लड़के ने खींचे हैं। ये शेषनाग झील है। शेषनाग बेस कैंप यहाँ से करीब 1-2 किलोमीटर आगे है। चारों ओर पहाड़ों से घिरी लेक कितनी खूबसूरत लग रही है। यात्रा में आने वाली ये एकमात्र बड़ी झील है जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। पहाड़ों के ऊपर बादल इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी जब माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो अनंतनाग में अनंत सांपों को छोड़ा था। पहलगाम में नंदी बैल को उन्होंने त्यागा था। चंदनवाड़ी में चंदन और चंद्रमा, ऐसे यहाँ पर उन्होंने अपने गले से शेषनाग को उतारकर यहाँ पर छोड़ा था, जिस कारण इस झील का नाम हुआ शेषनाग। शिव जी अपनी निशानियों को क्यों छोड़ते जा रहे थे, तो भैया इसका जवाब तो अगले एपिसोड में मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो पहले से काफ़ी लंबी होती जा रही है। ये मैंने देखा था कि अगर 1 से लेकर जितने भी एपिसोड आगे आएंगे अगर मैं सबको जोड़ दूँ, अभी तो खैर काम चल रहा है उन पर, लेकिन अभी हमारा फोकस इसी इस पे है, तो टोटल ये बैठती कम से कम 5 घंटे के आसपास पूरी हमारी अमरनाथ सीरीज। अभी तो टाइम लगेगा आने में, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार सब चीज़ करने में। मान्यता है कि आज भी शेषनाग इस झील में रहते हैं। कहा जाता है कि इस झील में 24 घंटे में एक बार शेषनाग के दर्शन होते हैं। कभी कभी उनकी आकृति पानी के ऊपर उभरी हुई दिखती है। शेषनाग सब नागों के राजा हैं, इसलिए इनको नागराज भी बोलते हैं। कहते हैं कि आसपास के पहाड़ों की परछाई जब इस झील में पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे शेषनाग फन फैलाए हुए बैठे हैं। सर्दियों में जब झील जम जाती है तो बीच बीच में बर्फ़ ऐसी टूटती है जो देखने में सांप की तरह लगती है। ये भी एक मान्यता प्रचलित है। यात्रा के दौरान झील के बिल्कुल पास तक जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन मैंने कुछ वीडियो देखी थी, उसमें यात्री जो हैं कुछ यात्री इस झील में नहा भी रहे थे। पता नहीं उनका क्या सिस्टम होगा, लेकिन यहाँ पर मालूम किया तो बता रहे थे कि पास तक जाने की परमिशन नहीं है, तो आप दूर से ही देख सकते हैं, इसलिए मैं जूम करके आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। सी लेवल से 3590 मीटर की ऊंचाई पर बसी ये झील करीब 1 किलोमीटर लंबी, 0.7 किलोमीटर चौड़ी और 250 फीट से ज़्यादा गहरी बताई जाती है। झील का पानी चारों ओर बने पहाड़ों पर जमी बर्फ़ के पिघलने से आता है। ये पहाड़ सी लेवल से 5000 मीटर के आसपास की ऊंचाई के हैं। वहाँ ग्लेशियर से धीरे धीरे बर्फ़ पिघलती रहती है, जिसका पानी यहाँ झील में इकट्ठा होता रहता है। इसमें कई तरह की मछलियाँ भी पाई जाती हैं।
शेषनाग झील से अब आगे शेषनाग बेस कैंप की ओर चलते हैं, जहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था है। यहाँ झील के पास आप नहीं रुक सकते, वो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे है बेस कैंप। ये भी एक ग्लेशियर है जिसके नीचे से पानी निकल रहा है, नली लगी है तो पानी भी पी सकते हैं। पानी में ही हमें आगे जाना है। अभी तो पानी कम नज़र आ रहा है, पर जब बारिश होती है या ग्लेशियर तेज़ी से पिघलता है तो इससे ज़्यादा पानी में गुजरना पड़ता है। चलो चलो। फौजी भाई बंदूक लिए चारों तरफ नज़र बनाए हुए हैं कि कोई हलचल तो नहीं हो रही। वो शेषनाग झील था, ये उसका बेस कैंप है, शेषनाग बेस कैंप, जो सी लेवल से 3810 मीटर की ऊंचाई पर है। पिछले स्थान जोजीबल से इसकी दूरी 5 किलोमीटर है और जोजीबल से चंदनवाड़ी 7 किलोमीटर। यानी कि अभी तक हमने 32 में से केवल 12 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। गुफा अभी 20 किलोमीटर और आगे है। देखिए 12 किलोमीटर में क्या क्या देखने को मिल गया। अभी तो आगे देखोगे तो पता चलेगा कि क्या दिक्कत आने वाली है। सामने चेक पोस्ट है, जहाँ पर आपका RFID कार्ड डिस्प्ले पर टच करने से स्कैन होगा। इससे पता चलता है कि आप यहाँ तक पहुँच गए। इस RFID कार्ड का क्या फ़ायदा होता है, एक उदाहरण से देखते हैं। आप घर से अमरनाथ जी के लिए निकले हैं, बीच बीच में मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाते हैं। भगवान ना करे कि आपके साथ कोई घटना हो जाए, आपका पता ना चले कि कहाँ हो, तो जहाँ आपने लास्ट बार RFID कार्ड टच किया था उसकी डिटेल इनके पास रहती है कि इस यात्री ने इस समय ये वाली चेक पोस्ट क्रॉस की थी, तो आपको उसी जगह के आसपास ढूंढा जाएगा। बाकी और सटीक जानकारी ये RFID कार्ड दे देगा। ये कोई आम कार्ड नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर एक चिप लगी होती है जिसमें से रेडियो फ्रिक्वेंसी तरंगों के माध्यम से लोकेशन का पता चलता है। अगर यात्री के पास ये कार्ड होगा तो लोकेशन ट्रेस करके उस तक पहुंचा जा सकता है। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या अन्य कोई घटना के समय अगर यात्री का पता ना चल रहा हो, वो भटक जाए या गुम हो जाए, कुछ भी अनहोनी हो जाए, तो ये कार्ड जो है बहुत काम आता है। इससे आपको ढूंढने में मदद मिलती है। जैसे 2 साल पहले अमरनाथ में बाढ़ आई थी ना, गुफा के पास से ही कोई बादल फटा था, उसका पानी बहकर नीचे आया था, तो उसमें काफ़ी श्रद्धालुओं का नुकसान हुआ था। तो ऐसा दोबारा ना हो, या अगर कोई ऐसी घटना घटे तो यात्रियों तक हम पहुंच सके, इसलिए ये श्राइन बोर्ड ने कार्ड बनाया है। मित्रों, ये आपकी सहायता के लिए है। श्राइन बोर्ड ने कोई सजाने के लिए नहीं दिया कि भाई इसको पहनो और ऑफिस के लिए निकल जाओ। ये कोई ऑफिस ID नहीं है, ना ही नौकरी का कार्ड है, आपकी जान बचाने वाला कार्ड है। इसको सीरियस लीजिए और हर वक्त पास रखें। ये कार्ड कैसे मिलेगा, इसके लिए ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट jksasb.nic.in पर जाइए। वहाँ ऑनलाइन सर्विस टैब पर यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एग्री करके रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म खुलेगा। बालटाल या पहलगाम, जिस भी रास्ते से आप जाना चाहते हैं वो चुनें। इन रास्तों के बारे में भी अगली वीडियो में बात करेगी कि कौन से रास्ते से जाना चाहिए। फिर डेट और आगे फुल फॉर्म भरकर मेडिकल डिटेल्स में अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर सबमिट कर दें। इसके बाद OTP आएगा, उसको डालकर परमिट निकल आएगा। ये मैंने बहुत छोटे तरीके से बताया है। अगर परमिट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इससे पहले वाले एपिसोड में वो दी हुई है। परमिट के बाद आपको RFID कार्ड लेना, जो कि जम्मू रेलवे स्टेशन, पहलगाम, बालटाल और श्रीनगर एयरपोर्ट पर मिल जाता है। इसी तरह जम्मू में 1-2 स्थान पर और इसकी सुविधा है। ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की जो है पोस्ट और मेडिकल एड पोस्ट बनी है। भंडारे में जो भी आपको खाना है खा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ खाने को है। वो तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से सरकार ने ज़्यादा तले भुने फास्ट फूड पर रोक लगाई हुई है, जिससे कि यात्री का स्वास्थ्य खराब ना हो। वरना वो सब चीज़ें भी मिल जाती, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और भाई पता नहीं इस तरह की कोई चीज़ें। रोक इसलिए है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड की वजह से यात्रियों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो बैन है। पीछे चेक पोस्ट पार करते समय एक बात छूट गई थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जिन व्यक्तियों को शेषनाग से आगे जाना होता है उनको शाम 2 बजे से पहले शेषनाग की चेक पोस्ट पार करनी होगी। अगर 2 बजे तक चेक पोस्ट का गेट पार कर लिया तो आगे जाने दिया जाएगा। अगर लेट हो गए तो फिर आज रात यहीं रुकना होगा। जैसे कि पहले बताया कि ये इसलिए होता है क्योंकि 2 बजे के बाद अगर आगे जाएंगे तो अगला स्थान पकड़ने में काफ़ी समय लगेगा, उसमें रात भी हो सकती है। अब रात में यात्रा और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, इसलिए सेफ्टी के लिए 2 बजे के बाद आगे नहीं जाने दिया जाता। ऐसे ये बात मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, मौके पर याद आ गई तो आपको बता दी। यहाँ पर रात को रुकने के लिए 500 रुपये में टेंट मिल जाता है। अगर यात्रा में आपको कुछ समस्या या परेशानी आ रही हो, कुछ पूछना हो, तो इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने किसी फौजी भाई के पास जाइए, उनसे बताइए, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे।
शेषनाग से 2.5 किलोमीटर आगे आने वाले वावल टॉप की ओर हम निकल गए हैं। ऊंचाई का अंतर देखें तो शेषनाग की ऊंचाई 3810 मीटर है, वावल टॉप 3962 मीटर पर। मतलब वावल टॉप शेषनाग से 152 मीटर ज़्यादा ऊंचाई पर है, यानी कि थोड़ी देर बाद फिर से चढ़ाई आएगी। बोर्ड पर लिखी हुई ऊंचाई बहुत मायने रखती है। ऐसा नहीं कि बस सरकार ने ऐसे ही अपने एन्जॉय के लिए यहाँ पर ऊंचाई लिख रखी। भाई इसमें उनका क्या एन्जॉय, ऊंचाई इसलिए लिखते हैं ताकि आपको पता चले कि आगे रास्ता कैसा है, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। ऊपर पिट्ठू वाले किसी का सामान लेकर जा रहे हैं, इन्हें रास्ता बचाना है तो चढ़ाई का शॉर्टकट ले लिया। ये कश्मीरी लोग हैं, मतलब यहीं के स्थानीय लोकल लोग हैं जो हर वर्ष यात्रियों का सामान अपनी पीठ पर लेकर जाते हैं। इन्हें आदत हो गई है। पिट्ठू वाले के रेट फिक्स होते हैं, सरकार की तरफ से पर्ची कटती है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि पर्ची मत बनवाओ, हमसे डायरेक्ट मोल भाव कर लो। इनसे इन्हें भी फ़ायदा होता है कि पर्ची ना बनवाने से इनके भी कुछ रुपए बच जाते हैं और आपका भी सस्ते में काम हो जाता है। शुरू में ज़्यादा रेट बताएंगे जो बात करके काफ़ी कम हो जाते हैं। रुपए तय होने के बाद पिट्ठू वाले आपका सामान साथ लेकर चलेंगे। यात्री तो नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पिट्ठू वालों का लक्ष्य होता है कि भाई बैग हमने ठा लिया तो हम जल्दी जल्दी इसको जहाँ तक जाना है वहीं पर पहुँचाए सामान को। तो वो जल्दी चलते रहते हैं। आपकी स्पीड स्लो होती है तो ये बोल देते हैं कि हम आपको आगे मिल जाएंगे, जब आप वहाँ पहुँचोगे तो हमसे फ़ोन पर बात कर लेना, आपका सामान वहीं मिल जाएगा। उसी समय लास्ट में आपको रुपए देने होते हैं। लेकिन ये ऑफिशियली तरीका नहीं है, सरकारी तरीका नहीं है। ये जगह जगह अनाउंस होता है कि घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू जो भी हों उनकी सबकी पर्ची बनवा कर ही आगे जाएं। बिना पर्ची के सरकार की कोई गारंटी नहीं होगी। अगर आपका कोई सामान लेकर चला गया या घोड़े वाले से रेट को लेकर कोई विवाद हो गया या अन्य कोई नुकसान हो गया, कोई चीज़ गुम होगी, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि ये आपके और पिट्ठू वाले या घोड़े वाले के बीच बात है। आपने डायरेक्ट बात की है तो इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी। लेकिन ऐसे में जो है सरकार घोड़े वाले के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। कोई रेयर केस हो तो बात अलग है, पर ज़्यादातर यात्रा सही हो जाती है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पिट्ठू वाले आपका बैग लेकर भाग गए, ऐसा नहीं मिलेगा। ज़्यादातर पिट्ठू वाले सुरक्षित आपका सामान पहुंचा देंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करते। घोड़े वाले भी ठीक ठाक छोड़ते हैं, आपका सामान कोई भी लेकर नहीं जाएगा, वो सुरक्षित है। फिर भी जब सरकार कह रही है स्लिप बनवाने को तो बनवा लीजिए, उसी से जाएं, वही अपना असली तरीका है। जब सरकार ऐसा कह रही है तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर यात्रियों के हितों के लिए ही बोला होगा। सामने पहाड़ी पर रेलिंग देख रहे हैं, सीधी चढ़ाई चढ़कर वहाँ पहुँचना है। बहुत खड़ी चढ़ाई है, कतई खड़ी चढ़ाई। इसका वाइड एंगल है, कैमरे का लेंस तो नहीं दिख रहा होगा इतना ज़्यादा चढ़ाई, लेकिन बहुत, देखिए अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी खड़ी चढ़ाई है। और ये तो कुछ भी नहीं, बहुत खड़ी चढ़ाई चढ़ के आए हैं। ये तो अमरनाथ यात्रा है, इतनी आसान होती तो कोई भी कर लेता। खतरा और है, रिस्क, अगर गिर गए देखिए तो भैया राम नाम सत्य हो जाएगा यहीं पर। आ जाओ। आगे और भी खतरनाक रास्ते आएंगे, ये मत सोच लेना कि यही एंड है, इसके बाद आसान है। आसान कुछ नहीं है मेरे भाई, सच्चाई को स्वीकार करें, अमरनाथ यात्रा आसान नहीं है। चलने में अच्छों की हिम्मत टूटने लगती है, लेकिन धैर्य रखिए, धीरे धीरे आराम से कदम बनाते हुए बढ़ते रहिए। काफ़ी जगह आपकी परीक्षा होगी, शिव जी को याद करके चलते रहें। हमें सामने पुल को पार करके दूसरे साइड के पहाड़ पर जाना है। देखिए वैसे तो अमरनाथ के रास्ते बहुत खड़ी चढ़ाई आती है, सीधी बीच बीच में आती रहती है, लेकिन पहले नंबर की चढ़ाई पिस्टू टॉप में थी, अब दूसरे टॉप की वो आ रही है, वो है गणेश टॉप। बहुत खड़ी चढ़ाई है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं शायद इशारा कर दूँ कुछ समझ जाओ आप। वो है ना, वहाँ तक पैदल जाना है, ऐसी खड़ी चढ़ाई बिल्कुल। तो अमरनाथ की यात्रा भाई साहब जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि चलना हर किसी की बस की नहीं है, इसलिए हम धीरे धीरे करके चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सावधानी रखनी ज़रूरी है। पानी साफ़ है, जो ऊपर से पिघली हुई बर्फ़ से आ रहा है, लेकिन बहुत ठंडा है। बारिश के समय मिट्टी मिलने से पानी मटमैला हो जाता है,
शुक्र है कि अभी तक हमें बारिश का सामना नहीं करना पड़ा। क्या आगे भी ऐसा होगा वो तो बाद में पता चलेगा। चढ़ाई जो है उबड़ खाबड़ पत्थरों के कारण ज़्यादा खतरनाक हो गई है। चलते समय अगर पैर फिसल जाए या इधर उधर हो जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। कई यात्रियों की इस वजह से मौत भी हो जाती है। बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। हर कदम अपना देख समझ कर उठाइए जिससे किसी अनहोनी से बचा जा सके। लेकिन डरना मत, ये लाखों में से 1-2 केस के साथ ही होता है। आप बेफिक्र रहिए, सब ठीक होगा। खड़े खड़े आराम करता हुआ आगे की चढ़ाई देख रहा हूँ कि मुझे कैसे जाना है, कितनी चढ़ाई चढ़नी है। झपकी नहीं आ रही। कभी आप ये सोचो कि भाई इसको तो खड़े खड़े नींद आ गई, वो डंडा फिसल गया ना इसलिए ऐसा हो गया था। रुक कर गहरी सांस लेते रहिए, इससे ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा बना रहता है। हाँ, ऑक्सीजन से एक बात ध्यान आई कि लोग कहते हैं ना कि अगर सांस फूले या सांस ऊपर नीचे हो या ऑक्सीजन कम आए तो कपूर को सूंघते रहिए। लेकिन पंचतरणी जो कि इससे आगे आने वाला है, वहाँ पर अनाउंस हो रहा था कि कपूर का यूज ना करें। अब भैया जब यहाँ अमरनाथ वाले ऑफिशियली रूप से बोल रहे हैं कि कपूर का उपयोग नहीं करना तो हमें फिर क्यों लाना। कई लोग होते हैं ना जो खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, जो कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा तो कपूर ले आइए, कपूर सूंघते रहिए। लेकिन भाई जब ये मना कर रहे हैं तो मत लाइएगा। कोई डॉक्टर अगर अच्छा डॉक्टर कोई बताए तो एक बार चलो अन्य ट्रैक पर वो यूज भी कर सकते हैं किसी डॉक्टर की सलाह से। लेकिन जब यहाँ पर मनाही हो रही है तो उसका उपयोग नहीं करना। पत्थरों से बाउंड्री बनाने का काम चल रहा है। जहाँ भी रास्ता ख़राब हो जाता है वहाँ ठीक होने का प्रयास लगातार चलता रहता है ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल सके। इतनी हाइट पर ये मेहनत का काम है। चंदनवाड़ी से यहाँ तक मैंने करीब 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ली। इस दौरान मैं यहाँ पर पहली बार बैठा हूँ, वरना अभी तक खड़े होकर ही आराम करता था। बैठना इसलिए पड़ा क्योंकि हाइट बढ़ने से ऑक्सीजन कम हो गई थी, जिस कारण सांस फूल रहा था, सर भी भारी होने लगा था। तो सोचा बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ क्योंकि आगे रास्ता टूटा फूटा है जिस पर चलने में काफ़ी मेहनत लगेगी। वीडियो में शायद लग रहा हो कि मैं यहाँ बैठकर रो रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मैं आँख बंद करके 10-15 मिनट की जो है झपकी, मतलब जो छोटी वाली नींद होती है बहुत छोटी, उसको लेना चाह रहा था कि आँख बंद कर लूँ, थोड़ी देर झपकी आ जाएगी तो मैं फिर से तरोताज़ा महसूस करूँगा। लेकिन भाई साहब झपकी आई नहीं। मैं थोड़ी देर तक आँखें बंद करा रहा लेकिन कुछ नींद या कुछ भी आराम नहीं मिला। ऊपर से गर्मी और लग रही थी तो करता क्या, आसपास वालों से बातें की, उनका अनुभव जाना कि बताओ तुम्हारी यात्रा कैसी चल रही है। अरे सोमू, हाउ इज द जोश? भगवती नगर में क्या कह रहा था जब मुंह में पड़ा बोला मैं रोज 20 किलोमीटर चलता हूँ। अरे 20 किलोमीटर तो सीधा चलता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था भाई, पहाड़ों में और वो है मैदानी एरिया है पहाड़ी, जहाँ ऑक्सीजन भी कम ना, सांस भी ना आ रही ठीक से। 17 किलो का बैग। हाँ यार, अभी तो बहुत दूर है, पता सर भारी और लगा, ऑक्सीजन कम हो गई। सबका अनुभव अलग अलग होता है। कोई पॉजिटिव के रूप में लेता है तो कोई निगेटिव। लेकिन हाँ, निगेटिव अगर कोई ले रहा है तो एक बात ध्यान रखिए कि वो जब पैदल यात्रा करेगा तो ये सोचेगा कि आप कभी अमरनाथ नहीं आएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो यहाँ से अमरनाथ गुफा तक पहुँच जाएगा, वहाँ जाकर उसका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा। निगेटिव एनर्जी जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तब वो बोलेगा कि ये तो बड़ी अच्छी यात्रा रही मेरी, अब जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं यात्रा करूँगा। अमरनाथ गुफा की यही माया है, वहाँ पर जाकर आप पॉजिटिव हो जाते हैं। जो यात्रा भारी लगती है वो वहाँ पर पहुँचकर जो है सब कष्ट आप भूल जाते हैं, तो आपको सुख शांति मिलती है। तो बोलते हैं कि मैं फिर से आऊँगा भोलेनाथ जी। तो नंगे पैर कर रहे हो? अरे बाबा का हिम्मत। ये व्यक्ति नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं यार, इतने टूटे फूटे रास्ते पर जहाँ नुकीले पत्थर पड़े हैं, पानी है, कीचड़ है, सब में से निकलते हुए बिना जूते चप्पल के ये चल रहे हैं। कमाल की आस्था है। रास्ते की मरम्मत और चौड़ा करने का काम चल रहा है। अमरनाथ यात्रा जाने वाले रास्ते में हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है। कहीं पर चौड़ा किया जाता है, कहीं पर पक्का, कहीं पर नए पुल और रेलिंग लगाई जाती है। इस तरह कार्य प्रगति पर जारी रहता है। ऊपर जहां आई लव महादेव लिखा है वहां आईटीबीपी की पोस्ट है। आईटीबीपी वाले फ्री में जलपान करा रहे हैं। शेषनाग से 2.5 किलोमीटर आगे वावल टॉप पर हम पहुंच चुके हैं। ये स्थान सी लेवल से 3962 मीटर की हाइट पर है। यहाँ से एमजी टॉप 1.50 किलोमीटर है और अमरनाथ गुफा है 17 किलोमीटर। पानी भरा हुआ है, ऊपर बादल छा रहे हैं। हमारे साथ दिक्कत ये हो गई कि जो हमारा दूसरा बैग घोड़े पर हमने रख दिया था उसमें रेनकोट और छाता भी चला गया। मतलब हमारे पास ना अब रेनकोट है ना छाता। बारिश की हल्की हल्की फुहारें आना शुरू हो गई हैं, पता नहीं कब तेज़ बारिश शुरू हो जाए, इसलिए रेनकोट और छाता ज़रूर साथ रखें।
वावल टॉप पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो टेंट दिख रहे हैं वो सामान बेचने वालों के हैं और आगे एक भंडारा है। तो अगर बारिश भी हो गई तो मजबूरी में भीगते हुए आगे ही जाना होगा। ज़्यादा देर तक भंडारे में भी नहीं रुक सकते, क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यही सोच रहे थे कि बस बारिश ना हो जाए, यहाँ भीग गए तो तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सामने दिल्ली वालों का महादेव सेवादार चैरिटेबल सोसाइटी का लंगर है। इस पर नीचे वावल नहीं बब्बल टॉप लिखा है। हमने इसमें थोड़ा खाना खाया और आगे बढ़ गए। बारिश का डर था तो यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे। उधर से है, ऐसे जाएगा उधर से निकलेंगे ना, तब भी बच जाएंगे, यहाँ से यही वाली लाइन से चलो। हाँ। पूरे रास्ते पर पानी बह रहा है। थोड़ी देर पहले ही जूते सूखे थे, अब फिर से गीले होने वाले हैं। सोचो बारिश के समय क्या हाल होता होगा। तब तो पानी भरकर चलता होगा पूरे, तो पैर के काफ़ी ऊपर तक पानी आ जाता होगा। पानी के बहाव से पत्थर नीचे ना खिसके, इसके लिए तारों से बांधे हुए हैं पत्थर को। फिर भी पानी कहाँ किसके रोके रुकता है, वो अपना रास्ता बना ही लेता है। जैसे यहाँ पर पानी ने पत्थरों को नीचे खिसका ही दिया। हम अमरनाथ यात्रा के सबसे ऊंचे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक रास्ते में जितने स्थान आए वो इससे नीचे ही हैं। हमें पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है। वावल टॉप 3962 मीटर की हाइट पर था, जबकि अगला स्थान MG टॉप, जिसको गणेश टॉप भी बोलते हैं, या महागुनस टॉप, उसकी ऊंचाई है 4511 मीटर। यानी कि 1 किलोमीटर में हमें आधे किलोमीटर से ज़्यादा की खड़ी चढ़ाई चढ़नी है। वीडियो से अंदाज़ा नहीं लगेगा ऊंचाई का, लेकिन ये काफ़ी कठिन है। साइड वाले रास्ते से घोड़े जा रहे हैं, जिससे हम बढ़ रहे हैं वो लोगों के जाने और घोड़ों के आने के लिए है। साइड से जहाँ घोड़े जा रहे हैं उसके ऊपर पहाड़ पर देखिए, वहाँ भी लोग जा रहे हैं। और दूर से कितने नन्हे से दिख रहे हैं, छोटे छोटे से। देखिए कठिनाई का एक लेवल और दिखाता हूँ आपको अमरनाथ यात्रा में, वो है गणेश टॉप। बहुत ऊंचाई पर वो जो हरी साइड लग रही हो ना, हरे हरे टेंट से बन रहे हैं, वहाँ है गणेश टॉप। लेकिन दिक्कत यह है कि मौसम हो रहा है ख़राब, किसी भी टाइम हो सकती है बारिश। अब हमारा जो बैग में रेन कोट था और छाता वगैरह वो हमने भिजवा दिया आगे। अब परेशानी यही है कि अगर उस तक पहुंचने से पहले बारिश आ गई तो भैया भीग जाएंगे और मामला हो जाएगा ख़राब, बहुत बुरी तरह भीग जाएंगे। और जो है चेहरा भी ऐसा हो गया जलन वाला, मतलब चेहरे पर हवा लग रही है ना तो वो जल रहा है। ये हाथ लगा रहे हैं, मतलब चेहरा भी जो है नॉर्मल नहीं रहा, कठिनाई बढ़ती जा रही है। और ऑक्सीजन कम है, सांस फूल रही है, तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, इसलिए जो है सर भारी हो रहा है। इतनी आसान नहीं है भैया अमरनाथ यात्रा, लेकिन हम करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जय भोले की, हर हर महादेव। देखिए आप बोल सकते हैं कि भाई इतनी परेशानी हो रही है, दिक्कत परेशानी इतनी, तो घोड़ा क्यों नहीं कर लेता, ये हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं गया अमरनाथ। अरे भाई साहब, महादेव के भक्त हैं हम, उनका काम होता है परीक्षा लेना भक्त की, और हमारा काम है परीक्षा में पास होना, वो भी पैदल चलकर। तो भैया कैसी भी कंडीशन हो जाएंगे हम पैदल ही, ऐसे थोड़े कि कमज़ोर पड़ जाएंगे। अरे भैया अमरनाथ तो कई वर्षों से सपना था, तो जाएंगे पैदल ही, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश हो बर्फ़बारी हो भीगे, तो जो है यात्रा पैदल ही करेंगे। भोले बाबा का आशीर्वाद रहेगा। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कितनी खड़ी चढ़ाई चढ़ गए हैं। अरे भाई मेरा जवाब नहीं, क्या बात, तारीफ तो कर ही दूँ अपनी, इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ाऊँ। रास्ते पर बर्फ़ जमी है जो धीरे धीरे पिघल रही है। जाने आने वालों के पैरों से बर्फ़ मटमैली हो चुकी है, जिससे फिसलन हो सकती है, तो थोड़ा देख कर चलें। यही MG पॉइंट है, जिसकी फुल फॉर्म है महागुनस चोटी। महागुनस को महागणेश भी कहते हैं। दूसरा नाम इस जगह का गणेश टॉप या गणेश पर्वत है। अमर कथा सुनाते वक्त भगवान शिव जी ने यहाँ की पहाड़ी पर अपने पुत्र गणेश जी को छोड़ा था, इस कारण ये नाम हुआ। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए गणेश जी को छोड़ दिया हो। शिव जी को आगे अमर कथा सुनानी थी अमरनाथ में, इसलिए उन्होंने गणेश जी को यहाँ कुछ समय के लिए आराम करने के लिए बोला कि तुम आराम करो। कुछ लोग कहेंगे कि अरे यार गणेश जी को, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें अकेले ही छोड़ दिया। अरे भाई साहब जी, वो गणेश जी हैं, साक्षात भगवान हैं, तो उन्हें क्या हो सकता है। ये अमरनाथ यात्रा का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जिसकी सी लेवल से ऊंचाई 4511 मीटर की है। अब देखिए बोर्ड पर जो लिखा रहता है यात्रा में, वो फिट के हिसाब से है, लेकिन मुझे मीटर अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ऊंचाई जो है मीटर में बताता हूँ।
कहीं पर ये ऊंचाई अलग लिखी है, मैंने वो बताई जो सराइन बोर्ड ने रास्ते के बोर्ड पर दर्ज की हुई है। गणेश टॉप पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब हम गणेश टॉप से नीचे उतर रहे हैं। इसके बाद वो नज़ारे आएंगे जो अब तक यात्रा में आपने नहीं देखे होंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे हम कहीं और पहुंच गए। इसी के साथ कई चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि आगे ग्लेशियर के ऊपर से होकर गुजरेंगे, कई और चैलेंज का सामना करेंगे। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण बर्फ़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। पहलगाम और बालटाल से हेलीकॉप्टर पंचतरणी तक आते हैं, उसके बाद पैदल ही जाना होता है। इसके बारे में पंचतरणी में ही बात करेंगे अगली वीडियो में। यहाँ से यात्रा मार्ग पर बड़े ग्लेशियर आना शुरू होते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ जमी है, हमें इसके ऊपर से गुजरना है। चल ही रहे थे कि हमारे एक साथी का पैर फिसल गया और वो गिर गए। ये वही यात्री जो मैंने बताया 20 किलोमीटर चलने वाले पैदल। यात्रियों के चलने से बर्फ़ मैली हो चुकी है, नीचे ढलान है तो संभल कर चलने की ज़रूरत है और यहाँ पर खतरा बढ़ जाता है। कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, ऐसे ही बर्फ़ और पहाड़ पर चलना होगा। इतनी मुश्किल भरी यात्रा होती है, फिर भी हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेव जी के दर्शन करने आते हैं। यही आस्था और भक्ति चलने का साहस देती है। वरना देखिए, जो लोग पास की दुकान से सामान भी बाइक या स्कूटी से लेने जाते हो, वो इतनी कठिन मार्गों से गुजरकर यात्रा पूरी करते हैं। पास की दुकान से भी जो है बाइक से जाते हैं, तो यहाँ पर ये यात्रा कैसे कर लेंगे। यहाँ पर वो काम करता है महादेव के प्रति अटूट विश्वास उनके अंदर होता है, तो यात्रा हो जाती है। बम बम भोले, हर हर महादेव बोलकर आगे बढ़ते रहते हैं। यही विश्वास उनको यहाँ पर खींच कर लाता है। हेलीकॉप्टर वालों की मौज है यार, आराम से उड़कर कुछ ही मिनटों में पहुँच जाते हैं। लेकिन वो क्या जाने भाई साहब कि पैदल चलने में कितना सुख और सुकून मिलता है। हाँ, मेहनत तो लगती है बहुत ज़्यादा, शरीर भी परेशानी करता है चलने में, चढ़ाई भी खूब है। लेकिन जब पैदल एक बार पूरी यात्रा कर लेते हैं, तब अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा होगा। मुझे हेलीकॉप्टर में बैठने वालों से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने मजाक के लिए बोल दिया। जिसका भी मन हो वो बैठ सकते हैं। मुझे भी हेलीकॉप्टर में एक बार बैठकर अनुभव करना है कि कैसा लगता है। तो सिर्फ अनुभव करने के लिए है, यात्रा करने के लिए नहीं। हाँ, जब आएंगे तो यात्रा भी कर लेंगे। भारत में कहीं भी हेलीकॉप्टर में बैठने को मिल जाए तो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हम भाई हेलीकॉप्टर में बैठ गए, बड़ा मज़ा आवे। ऐसा अनुभव करना है। आगे एक और ग्लेशियर है। अभी तो यात्रा शुरू हुए कई दिन हो गए, तो ये कुछ पिघल गए हैं। यात्रा की शुरुआत में आएंगे तो काफ़ी बड़े मिलेंगे ग्लेशियर। ग्लेशियर से काफ़ी पानी बहकर नीचे आ रहा है, पानी से होकर ही निकलना होगा। जूतों की तो रेल बनी हुई है, सूखते हैं नहीं, उससे पहले गीले हो जाते हैं, पानी आ जाता है। लेकिन गांव में एक कहावत है ना, गांवों में, कि जब ओखली में सिर दे ही दिया तो मूसल से क्या डरना। ये पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन जो गांव में रहते हैं वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अरे भर मत जाइए पानी, बच गए ना भरा। हर जगह बर्फ़ है, तो जो है लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है और जो है मामला थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया, तो इसलिए हमने जो है ये कैप लगा लिया और जो है नीचे जैकेट और ऊपर रेनकोट पहन लिया। अब देखते हैं हमें कहाँ पोस्टपत्री जाना है या फिर पंचतरणी। पोस्टपत्री अगर बंद होगा तो पंचतरणी जाना पड़ेगा रात में। अब रात में जाना तो रिस्की है बर्फ़ में, और क्या पता बारिश हो जाए, तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत भी हो जाए। अब देखते हैं रात में किस तरह जाना सेफ़ है या नहीं। ऊपर से मतलब कुछ भी पता नहीं है अभी क्या करना है। हेलीकॉप्टरों की भी लाइन लगी हुई है, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर। ऐसा लग रहा है कि जैसे हेलीकॉप्टर वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि जाओ गरीबों, तुम पैदल ही जाओ। ये तो हंसी मजाक की बात है, ऐसा नहीं है। हेलीकॉप्टर में बैठने से कोई अमीर नहीं हो जाता और पैदल चलने में कोई गरीब नहीं होता। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है, जिसका मन है हेलीकॉप्टर से करे, जिसका पैदल का वो पैदल जा सकते हैं। हाँ, घोड़ों के बारे में एक बार सोच सकते हैं नौजवान कि उनको जाना है या नहीं जाना, क्योंकि भाई घोड़ों को परेशानी होती है। घोड़ों में जो है जान है, हेलीकॉप्टर में जान नहीं है, वो निर्जीव चीज़ है। तो उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं। ग्लेशियर पे ग्लेशियर, बर्फ़ पे बर्फ़ आती जा रही है। गणेश टॉप के बाद ये तीसरा ग्लेशियर है जो हम पार कर रहे हैं। बर्फ़ पर चढ़ने से ज़्यादा दिक्कत उतरने में होती है। सूरज की किरणें जब बर्फ़ पर पड़ती हैं तो उससे परावर्तित होकर आँखों में बहुत तेज़ी से चुभती हैं, एकदम से लाइट पड़ती हैं आँखों में। इसलिए चश्मे लेकर आएँ। हर जगह तो चश्मे नहीं लगा सकते, पर जहाँ तेज़ धूप हो वहाँ यूज कर सकते हैं। ऐसे ही शरीर के जिस हिस्से पर कपड़ा नहीं होता, जैसे चेहरा, हथेली के पीछे का भाग, गर्दन आदि, वहाँ पर सूरज और बर्फ़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है त्वचा पर। ये अंग झुलसकर कुछ समय के लिए काले या फिर लाल हो जाते हैं, जिससे उन भागों में जलन होने लगती है। इससे बचने के लिए जितना हो सके उतना शरीर ढककर रखें,
या सनस्क्रीन क्रीम का यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन क्रीम या कोल्ड क्रीम जो भी हो, मुझे इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, क्रीम व्रीम के बारे में। भैया मैं सिंपल आदमी हूँ, मुझे ये सजने संवरने वाली चीज़ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। आप देख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे कोई सी भी क्रीम ले आइए आपके हिसाब से। ये व्यक्ति फिर से फिसल गए, जिनके बारे में मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ। बार बार इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, बर्फ़ तो कारण है, ये फिसलन है तो रपट गए। दूसरा कारण है इनके जूते, जिनका निचला वाला भाग यानी कि जूते का सोल जो लगा होता है नीचे, वो जूते से अलग हो रहा है, वो टूट चुका है। मतलब आधा लगा हुआ है और आधा ऐसे ही लटक रहा है। इनके जूते नीचे से मतलब बेकार हो चुके हैं। देखा कितना रिस्की है, वहाँ बैठ बैठ के मौज ले रहे हो तुम। यहाँ करके देखो अमरनाथ की यात्रा, सब पता चलेगा। फिलहाल देखो हेलीकॉप्टर, तुम्हारे जूते की समस्या है। ये अपने घर से ही पुराने जूते लेकर चले थे। जब पहलगाम पहुँचे तो मैंने जूते देखकर कहा कि भाई इनकी कंडीशन थोड़ी हल्की लग रही है, मतलब ठीक नहीं है, तो यहाँ से नए जूते ले लो, वरना पैदल चलते समय दिक्कत हो सकती है। लेकिन इन्होंने नए जूते नहीं लिए, इन्हीं पुराने जूतों से यात्रा शुरू कर दी, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं, 3 बार फिसल गए। आगे वीडियो में इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने वाली है, इसलिए अच्छे मजबूत टिकाऊ, ज़्यादा ना फिसले। ऐसे मत ले लेना कि नीचे से बिल्कुल चिकने हो तो आपका पैर रखते साथ ही आप दूर जा पड़ें। नीचे से थोड़े वो लेना, क्या कहते हैं उनको, मतलब जिससे पैर जम सके और चिकने ना हो, बस ऐसे ही ठीक वाले। ये कोई 1-2 किलोमीटर का सफ़र नहीं है, बहुत लंबी और दुर्गम यात्रा है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। पहले से ही हर मुमकिन सेफ्टी अपना कर चलें। जगह जगह पर बर्फ़ पड़ी है जो धीरे धीरे पिघलकर पानी के रूप में बह रही है। ठंड लगातार बढ़ रही है तो शरीर को नुकसान हो रहा है। इतने कपड़े पहनने के बाद भी ठंड लग हो जा रही है, इसलिए गर्म कपड़े जैसे जर्सी, जैकेट, कैप, इनरवियर, 3-4 जोड़ी मोजे आदि जो चीज़ें ठंड को कम करती हैं वो साथ में ज़रूर रखें। पता नहीं कब मौसम चेंज हो जाए और कब बारिश हो, स्नोफॉल हो, कुछ नहीं पता, मौसम कभी भी बदल सकता है। बाकी मैं और बता देता हूँ कि क्या स्थिति है। ऐसी होती है अमरनाथ यात्रा, कोई आसान नहीं है। हालत जो है तो ठीक, पर यात्रा तो कठिन है ही। खैर, तो शरीर का जो है ना, चेहरे का भी बैंड बच जाता है। अभी तो और आगे देखो क्या क्या होता है। अभी तो गुफा तो बहुत दूर है और अभी जो है कंडीशन और ख़राब होने वाली है। चेहरे का जो है ऐसे पहचान नहीं पड़ेगी कौन है, चेहरा ऐसी हो जाएगा, घर आते आते झुलस जाएगा, जल जाएगा बर्फ़ से। बर्फ़ भी जलाती है और आग भी जलाती है। पीछे जो रास्ते गए हैं सोचा कि ये ख़तरनाक है, तो अब जब ये रास्ता आया तो थोड़ी राहत की सांस ली कि चलो अब तो रास्ता ठीक आ गया है, यहाँ पानी भी नहीं है और बर्फ़ भी नहीं है, सूखा रास्ता है, बढ़िया। लेकिन हमें क्या पता था कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ जाएंगे। अगले ही पल फिर से वही सिचुएशन, ऊपर से बर्फ़ टूटकर नीचे आ गई। ऐसी स्थिति में भी भक्तों ने बर्फ़ पर शिवलिंग बनाए हुए हैं। यहाँ से नीचे कुछ दूर तक उतराई है। बर्फ़ पिघलने से हर तरफ चिकनाहट है, कई यात्री रपट रहे हैं। अगर फिसल गए तो बुरा परिणाम हो सकता है, चोट लग सकती है। धीरे धीरे चल लो। जब देखा कि पोस्ट पथरी आने वाला है तब ऐसा लगा कि चलो अब थोड़ा हम बेफिक्र हो सकते हैं। बोर्ड पर श्री सेवक शक्ति दिल्ली लिखा हुआ है। इनका यहाँ पर बहुत बड़ा फेमस भंडारा लगता है। ऐसा भंडारा आपने अब तक पूरी यात्रा में नहीं खाया होगा जो यहाँ पर मिलेगा। हमें काफ़ी देर हो गई थी चले हुए, तो भूख भी लग रही थी। पीने का गर्म पानी ख़त्म हो चुका था। अब बहता पानी कैसे पीते, बहुत ज़्यादा ठंडा था, जिससे हमारी तबीयत ख़राब हो सकती थी। ऐसी गंभीर स्थिति में हम यहाँ पर पहुँचे। बर्फ़ हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी, कह रही थी कि तुम डाल हम पात, मतलब जहाँ तुम जाओगे वहाँ हम मिलेंगे। यहाँ जो अनाउंस हो रहा है उसको कृपया ध्यान से सुनिए। 5 मिनट के बाद 5 बंद कर दिया जाएगा। जो भी रात को पोस्ट पथरी भंडारे पर रहना चाहते हैं कि पानी की टंकी के पास लाइन में जाएं और गले में यात्रा कार्ड होना चाहिए, ग्रुप के सभी लोग के हिसाब। जय शंकर, जय श्री महाकाल। लो, मिल गया रहने का परमिट। देखिए यहाँ आप गर्मी में पड़े होंगे, उमस हो रही होगी वहाँ पर, और यहाँ हो रही है बर्फ़ पड़ी है, यहाँ ठंडी हो रही है बिल्कुल। ये जैकेट शर्ट है, उसके ऊपर टी शर्ट, फिर है जैकेट, फिर है ये क्या बोलते हैं रेन कोट। इतने सारे कपड़े पहन रखे, फिर भी ठंड लग रही है हल्की हल्की, कारण है बर्फ़। देखिए कितनी मोटी परत है बर्फ़ की। तो भैया ठंडक पानी हो, वहाँ ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो यहाँ पर आ जाइए।
पोस्टपत्री चेक पोस्ट से बोला जा रहा है कि 5 मिनट के बाद पंचतरणी की ओर जाने वाला मार्ग बंद कर दिया जाएगा। जो भी रात को पोस्टपत्री में रुकना चाहते हैं कृपया पानी की टंकी के पास लाइन में लग जाएं। गले में यात्रा कार्ड होना जरूरी है। ग्रुप के सभी लोग एक साथ रहें। अब हम सीढ़ियों से नीचे पोस्टपत्री के भंडारे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि अनाउंस हो रहा था कि 5 मिनट में गेट बंद हो जाएगा। अब ये 5 मिनट कौन सा है? तो देखिए, पोस्टपत्री चेक पोस्ट का गेट शाम 6 बजे बंद हो जाता है। अगर इससे पहले आपने चेक पोस्ट क्रॉस कर ली तो आगे पंचतरणी जा सकते हैं, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर है। अगर 6 से ज़्यादा बज गए तो पंचतरणी नहीं जा सकते, यहीं पर रात को रुकना होगा, क्योंकि फिर अंधेरा होने लगता है और रात में जाना जोखिम भरा है। इसलिए 6 के बाद आगे नहीं जाने दिया जाता। पैरों की मालिश के लिए मशीनें लगाई गई हैं, फ्री है। आराम से यहाँ पर पैर अपने दबाइए मशीन से कि भाई मशीन अच्छी तरह से पैर दाब दो ताकि हम आगे बढ़ सकें। सोचो श्रद्धालुओं का कितना ख्याल रखा जा रहा है। कोई परेशानी हो तो लिखा है कि किसी भी प्रकार की सहायता है तो संपर्क करें। पोस्टपत्री समुद्र तल से 4114 मीटर की हाइट पर है। यहाँ लगने वाला भंडारा यात्रा का सबसे अधिक ऊंचाई वाला भंडारा है। पीछे जो भंडारे हैं वो इतनी ऊंचाई पर नहीं है जितना कि ये है। यहाँ से पंचतरणी 8 किलोमीटर, संगम टॉप 10.5 और पवित्र अमरनाथ गुफा 14 किलोमीटर आगे है। ये बहुत वीआईपी भंडारा है, लेकिन वीआईपी का मतलब ये नहीं कि महंगा होगा। भाई साहब, बिल्कुल फ्री है, सब चीज़ें फ्री है यहाँ पर। भंडारा श्री शिव सेवक दिल्ली की ओर से लगाया जाता है। 1995 से 1998 तक पंचतरणी में इनका भंडारा लगता था। उसके बाद 1999 से अब 2024 तक ये भंडारा पोस्टपत्री में ही लग रहा है। 27 वर्षों से यहाँ पर ये अपनी सेवा दे रहे हैं। मोबाइल कैमरा आदि कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्ज करना हो तो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी बनाया गया है, जिसमें एक बार में बहुत सारे डिवाइस चार्ज हो जाते हैं। मंदिर में भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, गणेश जी, नंदी जी और शिवलिंग बने हैं। दोनों तरफ पंच कैलाश पर्वत और शिव जी की अन्य तस्वीरें हैं। बाहर जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिए कि कृपया मंदिर में धनराशि ना चढ़ाएं, मतलब दान ना दें, चढ़ावा ना चढ़ाएं, रुपए पैसे ना दें। ये इतनी सुविधा दे रहे हैं, चाहे तो बदले में इनको काफ़ी सारा रुपए मिल सकता है दान के रूप में, लेकिन साफ साफ लिख दिया कि चंदा या धनराशि यहाँ पर नहीं चढ़ाएं। हैरान करने वाली बात है। अगर आपको पोस्टपत्री में रुकना है तो इस भंडारे में पहुंचकर सबसे पहले ये काम कीजिए कि यहाँ के काउंटर पर जाकर रुकने की पर्ची कटवा लें, जिस पर हट नंबर लिखा होगा। उसी टेंट में आपको जाना है। काफ़ी सारे टेंट लगे होंगे, ये भी फ्री हैं, कोई 1 रुपया आपका नहीं लगता। ये हट अंदर से डोरमेट्री की तरह हैं। सोने के लिए 3 लेवल हैं, नीचे, बीच वाला और सबसे ऊपर। आप कहीं भी सो सकते हैं, लेकिन यहाँ जल्दी पहुँचिएगा। लेट होने पर पूरे भर जाते हैं, तो हो सकता है उस दौरान आपको यहाँ जगह ना मिले। लेकिन फिर भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर यहाँ इंतज़ाम नहीं होता तो जहाँ पर भंडारा लगता है वहाँ पर गद्दे बिछाकर आपको कंबल दे दिए जाते हैं, या फिर यहीं पर ही व्यवस्था कर दी जाती है, तो किसी को भी निराश नहीं किया जाता है। नीचे बिछाने के लिए गद्दा और ऊपर ओढ़ने के लिए 2 कंबल मिलते हैं, साथ ही तकिया भी दिया जाता है। फ्री में सबको स्टे करने को मिल रहा है, ये बड़ी बात है। कंबल लेने के लिए लाइन लगी है। एक और सुविधा सुनिए, रात को सोने से पहले हर टेंट में डॉक्टर आते हैं और पूछते हैं कि अगर किसी को कोई समस्या हो रही हो, तबीयत ख़राब हो तो बताइए, हम दवा दे देंगे। तो सबकी वो हालत पूछ कर जाते हैं। चलिए, रुकने का जुगाड़ हो गया। अब बाहर चलकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्या बात, जूते भी पड़े हैं। ये जो होते हैं ना गमबूट, ये भी यहाँ पर रखे हैं, जो वाटरप्रूफ होते हैं एक तरह से। अगर आपका जूता ख़राब हो जाए या फिर वाटरप्रूफ जूता लेने की इच्छा है तो यहाँ से ले सकते हैं। जब भंडारा लगने का समय होता है तो अनाउंस होता है कि भंडारा शुरू हो गया है, खाने आ जाइए। चलिए देखते हैं कि खाने में क्या क्या चीज़ें हैं। लंबी लाइन लगी है, जो श्रद्धालु खाना लेते रहते हैं वो साइड हो जाते हैं, बाकी लाइन चलती रहती है। चूँकि भंडारा अभी चालू हुआ था तो खाने की चीज़ें धीरे धीरे टेबल पर लगाई जा रही थी, इसलिए अभी एक साइड खाली दिख रहा है। जब ये फुल भर जाता है तो ऐसा दिखता है। बहुत सारे चीज़ें हैं खाने को। कहते हैं कि यहाँ 127 तरह के खाने का आइटम है। जितने आइटम अमीर लोगों की शादी में नहीं होंगे वो सब यहाँ खाने को मिलेंगे। सोचकर तो देखो, आप 4114 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हैं और यहाँ पर इतनी फैसिलिटी मिल रही है। इतनी ज़्यादा हाइट पर ये सब कुछ मिलना कोई आम बात नहीं है, हैरान करने वाली बात है। खाने पीने और अन्य सुविधाओं में ये लंगर वाले कोई कसर नहीं छोड़ते, अपनी हर संभव कोशिश करते हैं जिससे सभी यात्रियों का ध्यान रखा जा सके। पीने और नहाने के लिए गर्म पानी भी उपलब्ध है। अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो यहाँ सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से STD एंड PCO की फैसिलिटी भी दी जाती है। यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। अगर फिर भी किसी काम को लेकर आपकी कोई शिकायत हो तो ज़रा सोचिएगा कि हमें ये सब फ्री में मिल रहा है इस ऊंचाई पर।
भंडारे वाले कैसे यहाँ तक सामान लाते होंगे। हेलीकॉप्टर का तो पता नहीं, अगर उसमें कुछ सामान आता भी होगा तो वो बहुत महंगा बैठता होगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि हेलीकॉप्टर आता होगा, ज़्यादातर सामान घोड़े खच्चर से ही आता है। तो धन्य है वो लोग जो पूरी अमरनाथ यात्रा में जगह जगह पर अपने भंडारे लगाते हैं, खाना बनाते हैं और सेवा करते हैं। मैं उनको नमन और धन्यवाद करता हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खाना खाकर थोड़ा बाहर घूम लेते हैं कि मौसम कैसा हो रखा है और आसपास क्या हो रहा है। भंडारे के साइड में नदी बह रही है जिसकी आवाज़ आपको सोते समय भी सुनाई देगी। लाइट से पूरा भंडारा जगमगा रहा है। पास में वाटरफॉल को कुछ इस तरह रंग बिरंगा सजाया हुआ है, सुंदर लग रहा है। झरने से थोड़ा आगे कुछ और लाइटें जगमगा रही थी, सोचा कि जाकर देखते हैं क्या बना है। अरे यहाँ तो अपने महादेव जी के बारे में लिखा है, आई लव महादेव। तो बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। यहाँ पर थोड़ा समय बिताने के बाद अब टेंट की ओर चलते हैं, क्योंकि भैया सोना भी तो है ना, और सुबह जल्दी उठकर आगे की यात्रा भी करनी है। रात को नींद ना के बराबर आई, मतलब नींद एक तरह से आई नहीं, 30-40 मिनट को कुछ आई होगी नींद। उसके बाद ऐसे ही पड़े पड़े बस देखता रहा। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं थे जो कि थोड़ा समय काट सकूं, तो ऐसे ही पड़ा बस तारे गिनता रहा। यहाँ तो तारे भी नहीं है, टेंट में सो रहे, मतलब ऐसे ही मैं बस जागता रहा। नींद आई ना रही थी भैया, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है हम जहाँ पर ऑक्सीजन कम है, तो ज़्यादातर यात्रियों को पहले दिन यहाँ पर नींद नहीं आती, सर भारी रहता है। सुबह बाहर निकल कर देखा तो चिंता हुई कि अरे यार ये तो बारिश पड़ रही है, और केवल अब नहीं, रुक रुक कर पूरी रात बारिश हुई है। मैं सुबह नहाने के लिए निकल गया, देखा तो एक और आश्चर्य हुआ। नहाने के लिए गर्म पानी के शावर लगे हुए हैं, नीचे से टंकी घुमाइए, ऊपर से नहाने के लिए गर्म पानी आ जाएगा। कमाल की व्यवस्था कर रखी है। नहाकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चिंता सताई जा रही थी कि बारिश अगर बंद नहीं हुई तो क्या होगा। सुबह 6 बजे पंचतरणी जाने के लिए चेक पोस्ट खुलती है, लेकिन बारिश हो रही थी तो आगे की यात्रा खुलने की कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी, क्योंकि भैया रास्ता फिसलन वाला हो रहा था। बारिश वैसे हुई थी तो फौजी चेक करने गए थे कि रास्ता आगे यात्रियों के लिए इस टाइम सही है या नहीं, मतलब यात्री आगे जा सकते हैं या नहीं। तो अगर कभी मौसम ख़राब होता है तो सबसे पहले रास्ता चेक किया जाता है कि यात्रियों को भेजा जाए या नहीं, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर उनको सब ठीक ठाक लगता है तो आगे जाने दिया जाता है। अगर लगे कि रास्ता ख़राब है, आज यात्री नहीं जा पाएंगे, तो वो यहीं पर रोक लेते हैं। एक दिन और यहीं पर आपको रुकना होगा अगर रास्ता नहीं खुलता है तो। इसलिए जब मार्ग क्लियर हो जाता है ये तभी आगे जाने देते हैं। फौजी भाई आगे रास्ता चेक कर रहे हैं, जिसमें अभी समय लगेगा। हमें बाद में जानकारी मिलेगी कि हम आगे जा सकते हैं या नहीं, या फिर यहीं रुकेंगे। तो स्थिति ये है कि हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, बाकी मैं सामने आकर बता देता हूँ। लेकिन थोड़ा रुकिए भाई साहब, मुझे कहीं से खुशबू आ रही है। अरे हाँ, साइड में जो है ब्रेकफास्ट रेडी है। अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, या फिर सुबह जल्दी उठ गया तो भूख लगने लगी, इसलिए पहले खा लेता हूँ, बाद में सामने आऊँगा। सुबह भी इतने सारे व्यंजन बनकर रेडी हैं, कुछ को तो मैं जानता भी नहीं हूँ कि ये क्या है। इनमें से कुछ बता देता हूँ, जैसे रसमलाई, गाजर का हलवा, कई तरह की बर्फ़ी, लड्डू, नमकीन, डोसा, चाय समेत बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। अभी और आइटम बन रहे हैं जो यहाँ पर आकर रखे जाएंगे। मैंने कुछ चीज़ें खा ली, अब आपको वर्तमान स्थिति के बारे में बताता हूँ कि क्या हो रहा है। मित्रों, इस समय मैं हूँ पोसपत्री में। यहाँ से पवित्र अमरनाथ गुफा करीब 15 किलोमीटर है। अब यहाँ की करंट सिचुएशन ये है कि रात भर हुई है बारिश, यहाँ भी और आगे भी, तो इस कारण जो है रास्ता बंद कर रखा है, क्योंकि नीचे कहीं उतराई है, कहीं चढ़ाई। यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, तीर्थ यात्रियों को, क्योंकि भाई फिसलन है, अगर कोई गिर गया, कहीं कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। इसलिए रास्ता साफ़ होने तक ये यात्रा भी रोक रखी है। पता नहीं कब खुलेगी, 1 दिन लग जाए, 2 दिन। वैसे तो रास्ते का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या पता अभी खुल जाए, और हो सकता है 2 दिन बाद भी खुले, मतलब कुछ कह नहीं सकते। बारिश ऐसी हो रही है, मौसम जो है ना, बादल छाए हुए हैं, बारिश भी पड़ सकती है और बर्फ़बारी भी, तो अभी जो है कुछ निश्चित नहीं है। अब देखिए, यात्रा तो कठिन है, खैर इसमें तो कोई शक है नहीं। मैं बताया तो यहाँ ऑक्सीजन थोड़ी कम है, तो इससे जो है मेरा सर भारी हो चुका है। उसके बाद ठंडा पानी पीने से गले में भी दर्द है, और पीछे गर्दन और कंधे जो है मतलब सब पेन कर रहा है, कमर में भी दर्द है। तो सिचुएशन थोड़ी गंभीर बनी हुई है, मतलब सर से लेकर और कमर तक सब दर्द कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है, पैर अभी तक थोड़े बहुत ठीक है। तो ऐसी जो है महादेव की यात्रा, महादेव का नाम बोल कर जो है हम कोशिश करेंगे कि यात्रा पूरी कर लें। 2-4 दिन लग जाएंगे अभी, क्योंकि बारिश है, अभी रास्ता साफ हुआ नहीं है। तो देखिए, महादेव हमारी अच्छी खासी परीक्षा ले रहे हैं। बहुत जो है हमें कष्ट हो रहा है। अब देखिए, कष्ट तो है ही, क्योंकि शरीर का जो है ना
काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन भैया महादेव है, उनसे मिलने के लिए इतनी परीक्षा तो हमें पास करनी पड़ेगी। जैसे तैसे करके हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे महादेव का। अगर महादेव परीक्षा ले रहे हैं तो भैया हम भी उनके भक्त हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम पैदल इस पूरी यात्रा को करें, ना घोड़े से और ना ही हेलीकॉप्टर से। तो देखते हैं महादेव कब तक हमारा इम्तिहान लेते हैं। हम भी जो है हर इम्तिहान को पार करते जाएंगे और ये यात्रा पूरी करेंगे। देखिए वो हेलीकॉप्टर चल रहा है ऊपर, हो सकता है कि यात्रा भी थोड़े बहुत टाइम में खुल जाए, हो सकता है ना भी खुले अगर बारिश पड़ गई तो। अब देखिए चेहरे की क्या कंडीशन हो चुकी है, आँख सोई सोई सी हैं। और रात भी भैया पूरी रात ठंड लगी, 2 कंबल दिए थे, उनको एडजस्ट करने में ही एक कंबल एडजस्ट करो तो दूसरा भाग जाए, तो पूरी रात ऐसे एडजस्ट करने में जो है हालत हमारी ख़राब हो गई, ठंड लगती रही पूरी रात। खैर महादेव की खातिर ये सब तो बहुत छोटी चीज़ है। मतलब अमरनाथ यात्रा मेरा सपना रहा है। हमारे साथ क्या हुआ ये तो अमरनाथ यात्रा के अगले एपिसोड 3 में ही पता चल पाएगा कि हमारी अमरनाथ यात्रा हो पाएगी या नहीं, या फिर हमें यहीं से वापस लौटना होगा। ये सब अगली वीडियो में जानेंगे। तो मित्रों, ये था हमारा अमरनाथ एपिसोड 2, जिसमें हमने चंदनवाड़ी से पोसपत्री तक की पैदल यात्रा की है। अगर वीडियो में कहीं कुछ छूट गया हो, अनजाने में कोई गलती हो गई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका जो भी सवाल, सुझाव या अन्य जो भी आप कहना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे अमरनाथ यात्रा एपिसोड 3 में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राहों में राही रुक ना जाना हो करके मजबूर, रुक जाना नहीं तू कहीं हार कर, कांटों पे चल के मिलेंगे सा। बाहर के अपना गाया जा रहा है ये गाना भी।